हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सी एस सुनील अमलानी और ये वीडियो में हम लोग जनवरी 2025 में लिए गए सीए फाउंडेशन एग्जाम के पेपर नंबर 1 के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इसमें क्या क्या आंसर हो सकते थे ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कुछ समय बर्बाद किए हुए लेट अस स्टार्ट। नाउ पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, एज यूजुअल जो एग्जाम में आता है कि भाई पहला क्वेश्चन में ए आपको 12 मार्क के ट्रू और फॉल्स पूछे जाते हैं। सो 6 ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है। फर्स्ट, matching concept is based on accrual concept. Now here we have prepared the answers as well for your ready reference. So matching concept is based on accrual concept. The answer is true. क्यों? क्योंकि matching concept कहता है कि to match the expenses करंट पीरियड के एक्सपेंसेस करंट पीरियड के रेवेन्यू के अगेंस्ट मैच करेंगे, तो ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट को ही फॉलो कर be considered as user of accounts prepared by the business. They are not interested in knowing the performance of the business. ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक कस्टमर हूं, मुझे बिजनेस के रिपोर्ट्स में इंटरेस्ट रहेगा कि भाई मैं जो कंपनी के लिए जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं या फिर मैं जो कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेस कर रहा हूं उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या क्या है, उसकी वारंटी क्या क्या है, आफ्टर सेल सर्विस क्या क्या है, वो उसमें कितना खर्चा करते हैं, उसका पब्लिक रिलेशन क्या है, उसका गुडविल कितना है, ठीक है, उसमें कितने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली ये एक गलत स्टेटमेंट होगा क्योंकि कस्टमर भी अपने जो कंपनी में प्रोडक्ट परचेस कर रहा है उसमें इंटरेस्टेड रहेगा ही रहेगा, राइट। देन अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन फीफो विल नॉट शो द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये स्टेटमेंट गलत होगा, ये आपका स्टेटमेंट गलत होगा। अब ये कैसे? जब फीफो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं और इन्फ्लेशन हो रहा है, इसका मतलब कि प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब मान लीजिए कि आपने 3 यूनिट परचेस किए हैं, एक 100, 200 एंड 300 रुपीज में। नाउ व्हेन यू आर सेलिंग 2 यूनिट्स, सो फर्स्ट 100 एंड 200 वाला ही सेल करोगे आप, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 300, राइट। अगर आपने लीफो मेथड यूज किया होता तो इट विल बी 300 एंड 200। सो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोला जा सकता है इसको। तो इन्फ्लेशनरी कंडीशन में सीओजीएस इज ऑलवेज लेस एंड क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज मोर एज पर फीफो मेथड। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, incorrect. So we have discussed so far 3. For redemption of preference shares, proceeds from fresh issue of equity shares and debentures can be utilized. Answer is wrong. We do not utilize proceeds of debentures. Only proceeds of equity shares can be utilized, right? So redemption of preference shares, here it's clearly mentioned that redemption can be done out of the company's profit, which we can transfer to CRR, or from fresh issue of equity shares. डिबेंचर नहीं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। देन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर नॉट सिनोनिम टर्म्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये सही है भाई, बुक कीपिंग अलग होता है, अकाउंटिंग भी अलग होता है। देन अ लेजर इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। सो आंसर इज येस, राइट। हमने पढ़ा है कि उसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी बोला जाता है बिकॉज इट इज ऑफन रिफर्ड टू। अगर आपको किसी चीज का कोई बेस निकालना है, अकाउंट का कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, एनालिसिस करना है आपको, तो ऑब्वियसली उसी को हम रिफर करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, राइट। देन क्वेश्चन 1B, एक्सप्लेन 4 मेजर फंक्शंस और मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हमने दिया है, इट इज डायरेक्टली फ्रॉम स्टडी मटेरियल, राइट। ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन, इवैल्यूएशन, कंट्रोल, गवर्नमेंट, रेगुलेशन, टैक्सेशन, एंड देयर कैन बी एन नंबर यू कैन ऐड ओवर हियर। बट आपको यहाँ पे 4 ही लिखने थे और इसको डिस्कस भी करने हैं। आपको एटलीस्ट एक दो लाइंस उसमें लिखना चाहिए, तो ही आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। देन जो 1C पूछा गया है वो आपके सब्सिडरी बुक पे पूछा है एंड सेल्स रिटर्न बुक। अब सेल्स रिटर्न बुक में हम क्या लिखते हैं? द गुड्स, सेल्स रिटर्न ऑफ द गुड्स, वो गुड्स का ही सेल्स रिटर्न होना चाहिए विच वर अर्लियर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जो पहले आपने क्रेडिट में सेल किए। अगर आपने कैश में सेल्स किया है और उसका रिटर्न होता है तो सीधा कैश बुक में जाएगा। तो यहां पे लिखा है 6 दिसंबर रिटर्न रिसीव्ड फ्रॉम आर स्टोर 30 शर्ट्स 300, वी आर अ रेडीमेड गारमेंट डीलर, राइट, एंड 15 ट्राउजर्स एट 500 each, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 8%। तो यहां पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि हमने प्रीवियसली इसको कैश में दिया था या क्रेडिट में। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली इफ इट इज सोल्ड फॉर कैश
क्लियरली मेंशन होता है। तो हियर वी आर अज्यूमिंग बाय डिफॉल्ट दैट वी मस्ट हैव सोल्ड गुड्स टू आवर स्टोर ऑन क्रेडिट, तो वो आपके सेल्स रिटर्न बुक में आएगा डेट, क्रेडिट नोट नंबर, यू नो वेरी वेल कि हम कस्टमर को क्रेडिट करेंगे तो उसमें क्रेडिट नोट नंबर जो हमने इश्यू किया है वो लिखते हैं यहाँ पे, नेम ऑफ कस्टमर आर स्टोर LF जो यहाँ पे दिया नहीं है, एंड वी राइट द पर्टिकुलर्स ऑफ द गुड्स रिटर्न लेस टोटल ट्रेड डिस्काउंट एंड उसका अमाउंट। देन दिया 12 December मॉडर्न टेलर रिटर्न 10 फ्रॉक्स विच वर सोल्ड फॉर कैश। अच्छा, सोल्ड फॉर कैश दिया गया है। If it was sold for cash earlier, then we cannot return it, right? I mean, we cannot take it into sales return book. तो ये सीधा कहाँ चला जाएगा, आपके कैश बुक में चला जाएगा, तो इसमें सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री नहीं आएगा। 16 December रिटर्न रिसीव्ड फ्रॉम टुलिप स्टोर 12 टी-शर्ट्स 100 रुपीज ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। यहाँ पे भी कुछ मेंशन नहीं है कि हमने कैसे सेल किया था, तो बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम सेल्स सेल्स ऑन क्रेडिट। सो 12 शर्ट्स 100 रुपीज 1200 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% 1080, सो टोटल ये आएगा 16260। अब ये अमाउंट कहाँ जाएगा, वी विल पोस्ट टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, और इंडिविजुअली इन दोनों में चला जाएगा वो क्रेडिट में बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये नोट लिखना थोड़ा एडवाइजेबल है कि ट्रांजेक्शन ऑन 12 December इज एक्सक्लूडेड बिकॉज इट वाज अ कैशेस, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि भाई हमको पूरा कॉन्सेप्ट पता है, राइट। जहां जहां पे भी नो एंट्री है, आई ऑफन टेल दिस इन माय क्लास कि अगर कहीं कहीं नो एंट्री आता है या कोई ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट नहीं है तो यू शुड राइट दिस एट द एंड, और कहीं पे नोट में लिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि एग्जामिनर और जो आपको पेपर करेक्ट करेगा इज नॉट इन अ पोजिशन टू डिफरेंशिएट कि भाई किस बंदे को क्वेश्चन का आंसर पता है किसको नहीं पता है। इफ आई डू नॉट नो द ट्रीटमेंट ऑफ दैट एडजस्टमेंट देन आई मे लीव इट। अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया और जिसको पता है कि उसका एंट्री नहीं आएगा, दोनों में क्या फर्क रह जाएगा। तो जब भी कभी नो एंट्री आता है इट्स एडवाइजेबल टू मेंशन दैट फैक्ट, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा पता है। सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। इसको मैं बोलूंगा कि इतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं है क्वेश्चन, एंड आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन नाउ। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2A 20 मार्क्स का, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 है 20 मार्क्स, उसमें आपको दिया गया है भाई फर्स्ट क्वेश्चन डेप्रीसिएशन का। ध्यान से पढ़ते हैं। अ फर्म परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी on 1st April 21 for 15 lakh and subsequent to which 2 lakh were spent on its repair and installation। तो ये ऐड हो जाएगा 15 plus 2 17 लाख, राइट, क्योंकि सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज किया है। ऑन 1st October 21 अनदर मशीनरी वाज परचेज फॉर 9 लाख एंड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन 20,000। तो यहाँ पे आपका M1 और M2 टू मशीन तो हो गया, एक का कॉस्ट है आपका 17 लाख रुपीज और दूसरे का कॉस्ट है 9.2 लाख रुपीज। ओके, द फर्म ऑल्सो शिफ्टेड मशीनरी परचेज ऑन 1st April 21 टू द न्यू प्लांट एंड इनकर्ड फ्रेट ऑफ 10,000। अब ये एक सोचने वाली बात है कि क्या ये ऐड होगा, द आंसर इज नो। Why? Because as per the capital expenditure definition, we can only add expenditure, or we can say we can only capitalize those type of expenditure which is increasing the useful life, or it is enhancing the capacity, or it is increasing the future expected benefit। अब मशीन तो भाई प्लेस 1 पे हो या प्लेस 2 पे, वो तो वैसे ही काम करेगा। ठीक है, मैंने एक रूम से दूसरे रूम में अगर मशीन शिफ्ट कर दिया तो क्या उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ने वाली है? आंसर इज नो। तो अगर मान लो कि मेरे पास कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, मेरे पास क्रेन है, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह पे क्रेन भेजूंगा अपने कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, तो क्या उसकी यूजफुलनेस बढ़ जाएगी? आंसर इज नो। क्रेन तो पहले एक साइड पे वही काम करता जो दूसरी साइड पे काम करेगा। तो ये आपका एक गूगली एडजस्टमेंट था जिससे बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। They adopted a policy of charging debris at 12% per annum on diminishing balance method. Okay. On 1st April, it was decided to change the method and the rate of debris to straight line। अब change of depreciation जब भी आएगा as per AS5 it is change in estimation, तो हमें उसको क्या करना चाहिए? Prospectively ही डील करना चाहिए। जब भी कोई चेंज होगा in method of providing depreciation, we always adjust it prospectively। मतलब 1st April 2023 को जो भी बैलेंस आएगा दोनों मशीनरी का, उसको हम प्रोस्पेक्टिवली एज पर SLM जो भी रेट दिया होगा या फिर ईयर दिया होगा उसके हिसाब से डेप्रिशिएट करेंगे। पिछले ईयर्स में क्या हुआ भूल जाओ, जो चला गया उसे भूल जाओ, राइट। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि पहले आपने क्या किया था। सो ऑन दिस डेट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज 5 years फॉर बोथ द मशीनरी एंड विथ जीरो स्क्रैप वैल्यू। तो मतलब 1st April
को जो भी आपका बुक वैल्यू होगा माइनस 0 डिवाइड बाय 5, दिस विल बी योर डिप्रिसिएशन पर एनम. ओके. ऑन October 1st 23 द फर्स्ट मशीन बिकेम आउटडेटेड एंड सोल्ड फॉर 2,50,000. मतलब वो करना क्या है कि आपको डेप्रिशिएट करता जाना है. 1 अप्रैल 2023 को जो भी आंसर मतलब जो भी बुक वैल्यू आएगा फॉर मशीन 1, उसको आप 6 महीने के लिए डेप्रिशिएट करोगे एज पर SLM. उसके बाद जो बुक वैल्यू आएगा कंपेयर करेंगे 250 से. अगर बुक वैल्यू ज्यादा है तो लॉस, कम है तो प्रॉफिट. ऑन सेम डेट अनदर मशीनरी वाज परचेज फॉर 8,50,000. उसका यूजफुल लाइफ 10 years एंड स्क्रैप वैल्यू 30. मतलब इसको भी हम 6 महीने के लिए डेप्रिशिएट करेंगे फॉर दिस ईयर. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 24. मतलब क्वेश्चन में आपको पूछा है 1/4/23 से लेके 31st March 24. अब इसमें आपको दो तरह से कर सकते हो. इफ यू वांट तो आप सिर्फ यही साल का अकाउंट बनाइए और बाकी वर्किंग नोट लिखिए, या फिर अगर आप कंफर्टेबल हो पूरा का पूरा मशीन अकाउंट बना दीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट डे 1 अप्रैल 2021. तो आप जो पहले का बनाएंगे वो वर्किंग नोट के तौर पे कंसिडर हो जाएगा. ठीक है. तो अब यहाँ पे हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया है 23 पे. तो अभी मुझे इसका बैलेंस तो चाहिए भाई. तो डेप्री के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इफ यू रिमेंबर द क्लासरूम लेक्चर्स एंड ऑल, तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर अ वर्किंग नोट. वर्किंग नोट पे चले जाते हैं. चलिए. तो इसमें 1 अप्रैल को हमने 17 लाख का ये परचेस किया हुआ है. 1 अक्टूबर को ये 920 का परचेस किया है. नाउ डेप्रिशिएशन फॉर एट 12% फॉर 2021-22. अब 17 लाख रुपीज है, उसका 12% डेप्री करेंगे 2,04,000. अच्छा 9,20,000 है, उसका 12% डेप्री करेंगे इट इज 1,10,400. बट भैया ये तो 6 महीना के लिए यूज किया है तो आई प्रोवाइड डेप्री फॉर 6 months. अच्छा उसके बाद जब माइनस करेंगे यू विल गेट रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू. उसके बाद हमें क्या यही बैलेंस चाहिए? नहीं नहीं नहीं, दिस इज द बैलेंस ऑन 31st March 2022. हमें चाहिए 23 का, बिकॉज हमारा स्टार्टिंग कब है 1 अप्रैल 23. तो एक साल और डेप्री प्रोवाइड करो. तो ये जो हमें बुक वैल्यू मिल रहा है 17 माइनस 24 माइनस 2,04,000 जो मिला आपको 1,496. उसका 12% डेप्री 179,520 और उसका 13,16,480 आ जाएगा. अच्छा आपने यहाँ पे दिया है 9,20,000 में से 55,200 माइनस किया तो 864,800. उसका 12% 103,776 उसको भी माइनस करेंगे बिकॉज नाउ इन सेकेंड ईयर बोथ द मशीन्स आर यूज्ड फॉर फुल ईयर. अब ये बैलेंस है 13,16,480 एंड 761,024. 13,16,480 761,024. ठीक है. तो टोटल यहाँ पे हमने लिख दिया. आप इनर कॉलम में डिस्क्लोजर भी दे सकते हो M1 M2. अब ये साल जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे दो इवेंट हो रहा है. इवेंट नंबर 1 मशीनरी 1 सेल किया गया है. इवेंट नंबर 2 मशीनरी 3 परचेस किया गया है. चलो काम करते, दोनों एक साथ ही हो रहा है तो डेट के हिसाब से 1 अक्टूबर को पहले सेल खत्म करते हैं. ठीक है. तो अगर हमने सेल किया कब 2.5 लाख में. अब इसको हमें डेप्रीशिएट करना है फर्स्ट मशीन को फॉर 5 years. अगर 13,16,480 डिवाइड बाई 5 करेंगे क्योंकि स्क्रैप वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो रफली उसका डेप्री आएगा 263,296. बट भाई साहब हमें तो डेप्री प्रोवाइड करना है 6 months के लिए. सो डिवाइड बाई 2 कर दो 131,648. सो ये डेप्री अगर हम प्रोवाइड करेंगे माइनस करेंगे इसमें से तो आपके पास मिलेगा कितना 13,16,480 से तो 11,84,832. ये फिगर आपको बुक वैल्यू मिल जाएगा. अब जो चीज 11,84,832 की है आपने कितने में बेच दिया 2,50,000. मतलब भाई साहब 934,832. दैट इज योर लॉस. फाइन. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया डेप्री उस दिन का प्रोवाइड करेंगे. जब भी कोई असेट सेल करना होगा टिल द डेट ऑफ सेल फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका डेप्री प्रोवाइड करेंगे. फिर उसके बाद सेल्स प्रोसीड एंड लॉस ऑन सेल, हम इसको लॉस ऑन सेल लिखते हैं. बिकॉज अगर आप देखो हमने कॉन्सेप्ट में यही पढ़ा होगा कि P&L लिखते हैं बहुत सारे लोग बट हम लॉस ऑन सेल लिखते हैं बिकॉज ऑन 1 अक्टूबर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता. वो तो कब बनेगा, आखिर में बनेगा. तो ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन होते हैं वो हम एक स्पेसिफिक अकाउंट में लेके जाते हैं. तो यहाँ पे आप लॉस ऑन सेल या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ऐसा कोई अकाउंट लिख सकते हो. ब्रैकेट में P&L लिखा है सो दैट इफ एनीवन इज फॉलोइंग दैट प्रेजेंटेशन तो भी उनको भी ये आंसर मिल जाएगा. अब हमने नया मशीन परचेस किया है मशीन 3 8,50,000. सो मशीन 3 हमने यहाँ पे लिख दिया है 850 परचेज ऑन दिस. अब बात आती है डेप्रीशिएशन की. तो ये जो 761,024 वाला मशीन है मशीन नंबर 2 दैट डिवाइड बाय 5
सो रफली आपको 152,204.8 मतलब 205 कर सकते हैं, 20 पैसा यहाँ वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, राउंडिंग ऑफ। एंड दिस 8,50,000 इट्स स्क्रैप वैल्यू इज 30, सो डिप्रिशिएबल अमाउंट कितना आएगा 820 डिवाइड बाई 10 ईयर्स 82। बट क्या हमने ये पूरे साल के लिए यूज किया है? आंसर इज नो। हमने यूज किया है इसको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए, तो उसमें डिवाइड बाई 2 कर देंगे एंड देन रिस्पेक्टिवली योर बैलेंस। इसको कैसे पोस्ट किया जाए? तो भाई बाय डेप्री दोनों को ऐड कर देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउनवर्ड, राइट। आप मशीन नंबर देके भी इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, बट अगर आपने वर्किंग नोट बनाया है तो सिर्फ ये एडिशन दिखाओ, राइट, बहुत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपकी। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, बस इसमें दो ही चीज था, एक कि आपका चेंज इन मेथड और एक सेल, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। अब आता है आपका बीआरएस। अगेन ये क्वेश्चन भी इजी था। अब बीआरएस का जो क्वेश्चन है, मैं इसको डेबिट क्रेडिट मेथड से पढ़ाता हूं हर बार, बट दो स्टूडेंट हु नो द एड और लेस मेथड, हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई एड और लेस से भी थोड़ा हम समझ पाए इसको। यहां पे बोला है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 24768। नाउ बैंक बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सो हियर आई स्टार्ट 24768। ठीक है, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड? ये मेथड के हिसाब से आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट, ना तो कैश बुक पासबुक, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछना है कि डू व्हाट इज डन, उसका ऑपोजिट कर देना है। कहीं पे कुछ चीज डेबिट हुआ है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, कहीं चीज क्रेडिट हुआ है तो उसको हम डेबिट कर देंगे बीआरएस में। बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इससे क्या होगा कि आपका पूरा बीआरएस बनाने का जो मेथड है वो इजी हो जाएगा। पर आप एडलेस भी कर सकते हो, अगर आप चेक करना चाहो तो जो क्रेडिट साइड में है वो सारी चीजें ऐड करेंगे और जो डेबिट साइड में है वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, बैंक चार्जेस 350 नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। अच्छा, बैंक चार्जेस कहां एंटर होता है? पहले पासबुक में। पासबुक क्या करेगा? डेबिट करेगा। हम क्या करेंगे? क्रेडिट किया? नहीं, करो क्रेडिट। अच्छा, अब इसको कैश बुक और पासबुक के कॉन्सेप्ट से लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि भाई आपका ओवरड्राफ्ट है 1,000 रुपए, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। अच्छा, ओवरड्राफ्ट में बैंक कुछ चार्ज करेगा तो क्या होगा? ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, तो पासबुक बढ़ चुका है, कैश बुक नहीं बढ़ा, तो कैश बुक से पासबुक जाएंगे, क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, तो उसको ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद चेक अमाउंटिंग टू 88,678 इश्यूड बिफोर 30 जून बट नॉट येट प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड चेक। तो सबसे पहले कहां पर रिकॉर्ड होता है? सर जी, जब चेक इश्यू होगा तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। कहां पे होगा? सप्लायर अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब क्रेडिट होगा। क्या नहीं हुआ? पासबुक में डेबिट नहीं हुआ, डेबिट करो भाई। अच्छा, आप एड और लेस से चलो, तो दोनों यहां पे कैश बुक और पासबुक ले लेते हैं। ओवरड्राफ्ट है, जब आप चेक इश्यू करोगे तो ओवरड्राफ्ट कैश बुक से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बट पासबुक बढ़ा है नहीं, हमें कैश बुक से पासबुक जाना है, क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि पासबुक में उसका इंपैक्ट आया ही नहीं है। उसके बाद वन पेमेंट ऑफ ₹4590 रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। ये बहुत बच्चों को परेशान करता है कि सर एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, आपने पेमेंट किया है, तो अगर आप, मैं सिर्फ ऐसे आपको दिखाऊं कि मेरा कैश बुक है, ठीक है, तो इसमें ये डिस्काउंट है, ये कैश है, ये बैंक है। ठीक है, ये रिसिप्ट साइड है, उसको भी फोकस नहीं करेंगे, पेमेंट में देखते हैं क्योंकि ये पेमेंट है। तो अगर आपने चेक दिया है, मान लीजिए कि आपने मुझे पेमेंट दिया है भाई, आपका ट्यूशन फीस सर 4,590 जो हमने आपके क्लासेस लिए थे उसका पैसा है, तो आपका एंट्री क्या होना चाहिए? स्कूल फीस अकाउंट डेबिट या ट्यूशन फीस अकाउंट डेबिट, सीए फाउंडेशन कोचिंग फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपको लिखना था यहां पे। बट हुआ क्या? दुर्भाग्यवश आपने कहीं और लिख दिया, कहां लिखा मुझे नहीं पता, और मुझे उससे परवाह भी नहीं है, आई डोंट केयर। मेरा तो बीआरएस बनाते वक्त एक ही काम है भाई, कैश बुक का बैंक कॉलम मैच करो बैंक स्टेटमेंट से। अब आपने मुझे पैसा दिया भाई, मुझे तो पैसे की किल्लत है ही है, आई वेंट एंड डिपॉजिटेड, तो ये एरर आपका ओमिशन दिखा रहा है कि भाई पासबुक में तो डेबिट हो चुका है, कैश बुक में क्रेडिट नहीं किया है आपने, हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। चलो एडलेस से समझते हैं, अगर ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है, पासबुक का ओवरड्राफ्ट है, जब आपने चेक इश्यू किया तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ा, क्योंकि आप तो रिकॉर्ड ही नहीं किए बैंक कॉलम में। बट सुनील सर ने तो भाई चेक प्रेजेंट कर दिया तो डेबिट, राइट, उसमें हो गया। पासबुक ने तो ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया, कैश बुक ने नहीं बढ़ाया, क्या करो? कैश बुक से पासबुक बढ़ा दो। फिर कंपनी पेड 15,500 टू क्रेडिटर, अगेन फोकस ऑन द वर्ड पेमेंट, एंड रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, मतलब जब भी आपको कैश डिस्काउंट मिलता है तो आप कम पैसा पे करोगे, तो इसका 2% आपने कम पे किया होगा, या फिर मैं बोलूं इसका आपने 98% पे किया होगा।
द कैशियर एरनेसली एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अभी कॉलम सही है भाई, यू वर सपोज टू क्रेडिट, यू क्रेडिटेड इट, बट बाय मिस्टेक आपने क्रेडिट ज्यादा कर दिया। हाँ, मुझे सीए इंस्टीट्यूट को पैसा देना है, सीए इंस्टीट्यूट मेरा क्रेडिटर है, हाँ, मुझे उनको पैसा देना है। या फिर चलिए कोई जगह पे मैंने बुक प्रिंट करवाया, राज स्टेशन, राइट, राज स्टेशनरीज जो है, राज प्रिंटिंग्स जो है, वो मेरा सप्लायर है, मुझे उसको पेमेंट करना है। उन्होंने बोला कि सर आपने जो बुक प्रिंट करवाई है उसका 15,500 लगेगा। मैंने बोला यार रेगुलर कस्टमर है, कुछ डिस्काउंट दो। तो 2% डिस्काउंट दिया, मतलब रफली कुछ 310 रुपए डिस्काउंट दिया। तो मैंने बाकी का पेमेंट उसको कर दिया। मैंने अपने अकाउंटेंट को आके बोला कि भाई राज प्रिंटर्स का अकाउंट क्लियर हो चुका है। वो भाई साहब ने क्या किया, राज प्रिंटर्स टू बैंक, मतलब बैंक में उसने पूरा अमाउंट डाल दिया। अब राज प्रिंटर्स जब चेक डिपॉजिट कराएगा तो बैंक तो एक्चुअल अमाउंट ही डेबिट करेगा, मतलब बैंक ने सिर्फ डेबिट किया 98%, बट मैंने क्रेडिट किया कितना, फुल। क्रेडिट ज्यादा हो गया, डेबिट कर देंगे हम यहाँ पे, तो 310। इसी को एडलेस से लेते हैं। मैंने राज स्टेशनर, ये कैशबुक और पासबुक, मैंने राज स्टेशनर को चेक इश्यू किया, मैंने पूरा अमाउंट लिख दिया, बट बैंक में कम आया। तो कैशबुक से पासबुक क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, मतलब ऑपोजिट साइड है यहाँ पे। उसके बाद और डेबिट, यहां पे फोकस करेंगे। देखो ये मेथड का ब्यूटी क्या है, आपने सिर्फ पढ़ा डेबिट, क्या कर दो भाई, क्रेडिट। कहीं पे डेबिट, यहां पे क्रेडिट, यहां पे क्रेडिट, यहां पे डेबिट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड। मतलब आपने अगर ठीक से क्लासेस देखे हैं तो आपको ये पूरा शायद स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। अ डेबिट ऑफ 5,700 appeared in bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date। अब ये क्या होता है, अगर थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं इसमें, तो जब आप चेक इश्यू करते हो, राइट, जब आप चेक इश्यू करते हो, क्योंकि इश्यू चेक है, कैसे पता चलेगा, दी चेक हैज बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर, ओ ये डिपॉजिट किया है हमने, एंड पेड इनटू बैंक ऑन फर्स्ट फ्राई। मतलब या तो इश्यू किया या तो डिपॉजिट किया। हमने चेक डिपॉजिट किया है, हमने चेक डिपॉजिट किया, बट वो आउट ऑफ डेट है। चेक की वैलिडिटी होती है 3 महीना, ठीक है। अब आई एम अ बिजी पर्सन, मुझे किसी ने चेक दिया, मैं डिपॉजिट करना भूल गया, लास्ट लास्ट में याद आया कि भाई ये चेक तो डिपॉजिट करना है। जब मैंने डिपॉजिट किया उसका टाइम ओवर हो गया, तो बैंक ने बोला कि भाई ये हम आपको नहीं पैसा दे सकते। बैंक ने शायद पहले क्रेडिट कर दिया, अब क्या किया, डेबिट किया, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, वापस क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। डेबिट है तो क्रेडिट करेंगे। चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट क्लियर डिपॉजिट, हमने डिपॉजिट किया, डेबिट किया होगा, बैंक ने क्रेडिट किया नहीं, हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर इसको एडलेस से आप समझो तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपने यहाँ पे, अगर प्रीवियस वन वी हैव नॉट डिस्कस प्रीवियस वन इन डेबिट क्रेडिट, सॉरी प्लस माइनस, लेट अस डिस्कस दैट। ये कैश बुक, ये पासबुक, ये ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अब बैंक ने डेबिट किया, मतलब बैंक ने कुछ चार्ज किया है आपको, मतलब बैंक ने ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया, आपने बढ़ाया नहीं, बढ़ा दो। सेम यहाँ पे कैश बुक पासबुक का ओवरड्राफ्ट है। जब आपने चेक डिपॉजिट किया, क्या हो गया, पैसा आया तो ओवरड्राफ्ट कम होगा। जब भी आप कुछ चीज डिपॉजिट करोगे पैसा कम हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट कम होगा, बट बैंक ने तो कम किया नहीं है। अब क्या करो, ऐड करो, क्योंकि हम कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिविडेंड ऑफ 1980 कलेक्टेड बाय बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, मतलब बैंक ने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, बिकॉज दे हैव क्रेडिटेड ऑन आवर बिहाफ। हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अच्छा एडलेस से जाएंगे तो ये कैश बुक, ये पासबुक, ठीक है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है दोनों में, अगर पासबुक में कुछ पैसा जमा हुआ तो ओवरड्राफ्ट क्या होगा, कम होगा, राइट। हम क्या है, कैश बुक, कैश बुक से क्या आ जाएगा, पासबुक, माइनस कर देंगे, सिंपल। अमाउंट ऑफ 2340 रॉन्गली क्रेडिटेड, अच्छा देखो यहां से रॉन्गली क्रेडिट, क्या कर दो, डेबिट। क्यों किया, किस वास्ते किया, मुझे क्या, बट अगेन 2340 क्या किया है हम लोगों ने, डेबिट, सॉरी क्रेडिट किया है, हम क्या करेंगे, डेबिट। अच्छा अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो, एडलेस से अगर आपको जाना है, हाँ, फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल, तो अब यहाँ पे कैश बुक पासबुक, बैंक ने क्या किया है भाई, क्रेडिट किया है बैंक ने, मतलब ये कैश बुक पासबुक का ओवरड्राफ्ट है। अगर बैंक क्रेडिट करेगी तो पैसा देगी वो, मतलब ओवरड्राफ्ट कम किया, हमने किया नहीं, हम भी कम दे कर देंगे, ठीक है। सही या गलत मुझे फर्क नहीं पड़ता, अभी मेरा काम है सिर्फ मैच करना। उसके बाद क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ओवरकास्ट, देखो सिंपल सा हमने ये क्लास में पढ़ा है कि ओवरकास्टिंग ऑपोजिट साइड, अंडरकास्टिंग सेम साइड। ये क्या है, ओवरकास्ट, कौन में, क्रेडिट साइड। क्रेडिट ज्यादा है, हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहां पे ये आपका आ गया डेबिट। क्रेडिट साइड ज्यादा है कहां पे, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, ये कैश बुक या पासबुक, अगर आपने क्रेडिट साइड ज्यादा कर दिया तो ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, इसलिए डेबिट साइड। तो प्लस माइनस करेंगे, ये बैलेंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब ये बैलेंस जो यहाँ पे मिल रहा है आपको, ये बैलेंस जो मिल रहा है,
आपका बैलेंस लास्ट में कितना आ रहा है भाई 18,900, बट कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज व्हाट, बैंक बैलेंस। तो प्लीज एक बार इसका टोटल चेक कर लीजिएगा आप। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही सिमिलर है आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन का, राइट। तो नॉट दैट डिफिकल्ट, एक बार देख लेते हैं। इसमें ट्रायल बैलेंस आपको दिया है, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट पहले पढ़ लेते हैं और मार्क कर लेते हैं कहाँ कहाँ इसका इम्पैक्ट आएगा, एंड देन विल सी हाउ इट विल हैव द इम्पैक्ट इन योर आंसर। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया 765, इसमें दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 31st मार्च टू द वैल्यू ऑफ 25,000। ऑब्वियसली अगर किसी ने गुड्स रिटर्न किया है तो वो इसमें ऐड होना ही चाहिए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास इन द बुक्स, सेल्स रिटर्न का एंट्री नहीं दिया, मतलब कल को कोई कस्टमर आया आपके पास, उसने गुड्स वापस किया कि सर ये 25,000 का गुड्स ले लीजिए, आपने गुड्स ले लिया, बट आप एंट्री पास करना भूल गए। अरे भाई, उसको सेल्स रिटर्न में ऐड करना होता है, या मैं कहूं सेल्स से माइनस करना होता है, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट वो कस्टमर में से भी तो माइनस करना पड़ेगा आपको। तो मतलब ये वाला जो एडजस्टमेंट है, इट इज अफेक्टिंग योर रिटर्न इनवर्ड। उसमें 25,000 ऐड होगा रिटर्न इनवर्ड्स में, और आपका डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स में से 25 माइनस होगा। तो ये आपका एडजस्टमेंट नंबर 1 है। और क्लोजिंग स्टॉक तो भैया लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। और क्या, परचेज इंक्लूड्स 1 फर्नीचर आइटम परचेज ऑन 1st January फॉर 10,000। अरे भाई, परचेज अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट है, इट शुड इंक्लूड ओनली एंड ओनली परचेज ऑफ योर गुड्स, बट ये तो इसमें गलती से फर्नीचर आ गया। क्या करेंगे, परचेज से हटाएंगे और फर्नीचर में ऐड करेंगे, एंड डेप्रिएट 10% टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर। तो यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना है, फर्नीचर में ऐड भी करना है और इसमें डेप्री प्रोवाइड करना है। सिंस यहाँ पे डेट आपको दिया है 1st January, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 months वी हैव टू प्रोवाइड डेप्री ऑन दिस। तो अगर यहां से ध्यान में रखें कि परचेज में से भाई 10,000 माइनस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट नंबर 2। फिर फर्नीचर, फर्नीचर में यहां पे हमको 10,000 ऐड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट नंबर 2, और उसमें से 10% डेप्री माइनस करना पड़ेगा, मतलब जो ओपनिंग है उसमें से पूरे साल का जाएगा, बट जो परचेज है उसमें सिर्फ 3 महीना कुछ जाएगा। अच्छा, फिर 1 month रेंट इज आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब कि जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है वो 11 महीने का है, तो ये रेंट है एडजस्टमेंट नंबर 3। इसको हम डिवाइड बाय 11 करेंगे तो मतलब रफली 6,000 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो पीएनएल में तो पूरे साल का रेंट जाएगा 72, बट भाई साहब हमने तो 66,000 ही पे किया 11 मंथ का, 1 मंथ रेंट कहां जाएगा, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, फिर 12,000 इज पेएबल टुवर्ड्स सैलरी। अच्छा, तो सैलरी में मंथ नहीं दिया, सीधा बोल दिया 12,000 है, तो सैलरी भी आएगा थर्ड एडजस्टमेंट, उसमें हमको डायरेक्ट 12,000 ऐड करना है 115 में, और ये भी कहा जाएगा आपके दिस मंथ आउटस्टैंडिंग में, बैलेंस शीट में, ठीक है। एक बार इन सबको देख लेते हैं, राइट, बाकी भी एडजस्टमेंट करेंगे, आंसर्स में इसका इंपैक्ट देख लेते हैं पहले, जो जो एडजस्टमेंट हमने किया है। तो पहला इंपैक्ट है क्लोजिंग स्टॉक 765 जो आपके ट्रेडिंग में आएगा, और वही आइटम दूसरा 765 आपके बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है। 25,000 आपको लिखना है सेल्स में से रिटर्न, तो सेल्स कितना है भाई आपका, सेल्स है 2986, तो 2986 यहां पे रख दिया हमने, ओके। उसमें से सेल्स रिटर्न, अब रिटर्न तो है 110 विच इज रिकॉर्डेड, तो उसका तो एक ही इंपैक्ट आएगा, जो चीज ट्रायल बैलेंस में है उसका एक इफेक्ट। अच्छा, रिटर्न इनवर्ट्स 25 उसमें ऐड कर देंगे तो 110 135, तो माइनस करेंगे तो 2851, बट ये 25 का दूसरा इंपैक्ट जाएगा डेटर्स में। डेटर्स कितना है भाई, डेटर्स 235, उसमें से 25 माइनस करेंगे तो डेटर्स आपका है बैलेंस शीट में 235, 25 माइनस किया तो बचा 2,10,000। अभी भी इसमें प्रोविजन वगैरह है तो हम बाकी रखेंगे। अच्छा, तो ये भी हो गया, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने इफेक्ट देख लिया। सेकंड, फर्नीचर परचेज किया, तो भाई परचेज ऑफ फर्नीचर रिड्यूस करना है परचेज में से और फर्नीचर में ऐड करना है। परचेज कितना है भाई, परचेज भी हमने ले लिया 2495, तो बैलेंस ट्रायल बैलेंस से हम इसको निकालेंगे और कहां जाएंगे, यहाँ पे 2495, और फर्नीचर परचेज माइनस कर देंगे। अब फर्नीचर में जाएंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट 25 था, 10,000 35, अब डेप्री माइनस करना है, इसका 10% मतलब 2,500, और इसका 10% बट सिर्फ 3 महीने का मतलब 250, तो इन दोनों को मिला के टोटल डेप्री हो गया 2750, मतलब 35,000 माइनस 2750, तो आपका डेप्री आ गया 32,250। अच्छा,
अब इसके बाद तो ये भी हो गया और फर्नीचर भी हमने ले लिया। अब सैलरी एंड रेंट, तो रेंट और सैलरी ये दोनों, रेंट 72,000 और सैलरी 127, 12,000 ऐड करने के बाद दोनों कहां जाएगा? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पीएनएल में चलते हैं। पीएनएल में रेंट 66 एंड आउटस्टैंडिंग, आउटर कॉलम 72, ये 115, 12, आउटर कॉलम 10, और ये दोनों आइटम कहां जाएगा? आपके बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हमने लिख दिया है भाई आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, दो इफेक्ट हो गया इसका भी। अच्छा, इसके बाद क्या है भाई? तो यहां तक हो गया। अब इंटरेस्ट पेड इंक्लूड्स 9,000 पेड अगेंस्ट बैंक लोन। तो हमने कुछ बैंक लोन लिया है, उसके अगेंस्ट हमने 9,000 का इंटरेस्ट पे किया है। एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड पर्टेन्स टू इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। ओके, तो जो मिला है वो इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट का है। तो जरा चलते हैं यहाँ पे बैंक लोन। बैंक लोन है 12%, 110, 23। अब ये डेट जब दिया गया होता है तो हमें इंटरेस्ट अक्रूड कैलकुलेट करना पड़ता है। तो भाई 2,00,000 रुपए का 12% ब्याज, 24,000। बट क्या ये लोन पूरे साल आउटस्टैंडिंग था? आंसर इज नो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओनली 6 मंथ। सो डिवाइड बाई 2 कर दो या 6/12, मतलब 12,000 का खर्चा है। अब इंटरेस्ट पेड कहां है? ये रहा इंटरेस्ट पेड 12,500। अच्छा, तो इसमें 9,000 तो लोन है, तो रिमेनिंग 3,500 क्या होगा? अदर इंटरेस्ट। खर्चा तो है ही। मान लो कोई चीज आपने लेट पे की है, सप्लायर को लेट पेमेंट किया है, उसका कुछ पेनल्टी इंटरेस्ट आपको लगाया गया है। इट कैन बी एनीथिंग। टेम्पररी आपने कुछ लोन लिया था और वापस रिटर्न भी कर दिया, उसका 3,500 का ब्याज हो सकता है, हमको नहीं पता, बट ये खर्चा है, एज इट इज जाएगा। बट ये तो पेमेंट हुआ है 9,000, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से अक्रूड कितना है? 12,000। एज पर दी अक्रूवल कॉन्सेप्ट जितना अक्रू होता है हम लिखेंगे। मतलब यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन जब आप देखोगे तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट ऑन लोन आप लिख सकते हो 12,000, 2,00,000, 12%, 6/12, 6 महीने का 12,000। बट पेमेंट कितना हुआ था भाई साहब? 9,000। तो 3,000 आउटस्टैंडिंग चला जाएगा यहां पे, और हमने बैंक लोन भी लिख दिया 2,00,000, क्योंकि वो तो लायबिलिटी है। अच्छा, और बाकी बचा इंटरेस्ट, क्योंकि हमने तो भाई 12,500 पेमेंट किया है, 9,000 है आपके लोन का इंटरेस्ट, तो बाकी अदर इंटरेस्ट भी हमने एक्सपेंस बुक कर लिया 3,500 रुपए। अच्छा, और आगे क्या बताया है? इंटरेस्ट रिसीव्ड पर्टेन्स टू इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? तो इन्वेस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट 9% वाला 1,4, मतलब स्टार्टिंग से है 50,000, और ये 10% वाला स्टार्टिंग से डिपॉजिट 3,00,000। तो पहले तो इन दोनों का अक्रूड इंटरेस्ट फाइंड करो। 3,00,000 का 10% 30,000, 50,000 का 9% 4,500 अप्रॉक्स, आई गेस। सो 34,500 ये क्या हो गया है? इंटरेस्ट अक्रू। ये मेरा इनकम अक्रू हो गया है, तो मुझे इनकम तो कितना लिखना पड़ेगा? 34,500 पीएनएल में। अच्छा, तो हम पीएनएल में जाते हैं, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इंटरेस्ट इनकम लिखेंगे रादर से हम, तो गलती ना हो। डिपॉजिट इंटरेस्ट और डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट में 34,500। बट भाई साहब रिसीव्ड कितना है? ओनली 28,500। अच्छा, बट सर अक्रू तो हुआ है 34,500 और हमको मिला कितना? 28,500, मतलब 6,000 रुपए। 34,500 माइनस 28,500, 6,000 इज व्हाट? स्टिल रिसीवेबल। जो रिसीवेबल होता है वो तो असेट होता है भाई साहब। तो यहां पे हम बैलेंस शीट में जाएंगे, दोनों इन्वेस्टमेंट लिख देंगे भाई, 9% इन्वेस्टमेंट, 10% डिपॉजिट, और उसका अक्रूड इंटरेस्ट भी हम साथ साथ है भाई। उसके बाद प्रोवाइड इंटरेस्ट पेएबल ऑन बैंक लोन एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट। इसको क्या बोलते हैं आप? इसको क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोलेंगे इट इज प्योर वेस्ट ऑफ टाइपिंग कॉस्ट। क्योंकि बोले या ना बोले अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो लेना ही पड़ेगा। तो जैसे मैं क्लास में बोलता हूं, ये एक बकवास चीज है, बिकॉज ये तो समझ में आता ही है हमको। मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन दी बैलेंस अंडर सन्डी डेटर। 5% हमको प्रोविजन क्रिएट करना है। तो प्रोविजन डेटर यहां पे हमने किया था 210, और 2,10,000 का 5% 10,500, मतलब नेट कितना आएगा? 198,500। और ये प्रोविजन कहां जाएगा? आपके पीएनएल में। हम जनरली प्रोविजन एडजस्ट करते हैं, ओल्ड प्रोविजन वगैरह दिया है तो, बट यहाँ पे कुछ प्रोविजन नहीं दिया है, ओल्ड प्रोविजन वगैरह, तो ये पूरा 10,500 यहाँ पे चला जाएगा। या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,500। आप चाहो तो इसमें बैड डेट वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो या फिर सेपरेट दिखा सकते हो, बोथ द प्रेजेंटेशंस आर देयर। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 18,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इजी है, ढूंढो इंश्योरेंस प्रीमियम। ये रहा इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना? 30। अब इसमें से 18,000 तो ड्रॉइंग्स हो गया भाई,
पर्सनल एक्सपेंस। तो व्हाट अबाउट रिमेनिंग 12? क्या इसके लिए आपको कोई पीरियड वगैरह दिया है? नहीं, तो इट्स अ बिजनेस एक्सपेंसेस। तो हम यहां पे लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम 30 लेस पर्सनल, सो नेट 12,000 बिजनेस का। और ये कहां जाएगा? या तो आप इसको ड्राइंग्स जो दिया है बैलेंस शीट मतलब ट्रायल बैलेंस में उसमें ऐड कर दो, या अलग से दिखाओ पर्सनल इंश्योरेंस प्रीमियम। दोनों प्रेजेंटेशन वैलिड है, अगर चाहो तो आप दोनों ऐड भी कर सकते हो यहाँ पे इनर कॉलम में। बट 18,000 हमने माइनस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सो फार ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन। यस, अब कॉपी पेस्ट कैपिटल 885, ओपनिंग स्टॉक 386, चलो जाएंगे ट्रेडिंग में या 386। फिर कैश एंड बैंक 18,500, 73,500 कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। तो ये मिल गया आपको 18,500, 73,500 कैश एंड बैंक। फिर इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट हमने ले लिया है, ड्राइंग माइनस कर देंगे 78, जो आपको पहले हम दिखा चुके हैं बट वापस एक बार दिखाएंगे एट नो कॉस्ट। डन। फिर ड्राइंग्स हो गया, परचेज सेल्स हमने लिख दिया है भाई, सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न 138, तो 138 आप यहां पे लिखेंगे माइनस, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड है, बाहर गया है गुड्स। फिर कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, इट्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस 126, तो कैरेज इनवर्ड भी हमने ले लिया यहाँ पे। उसके बाद रेंट और सैलरी हम कर चुके हैं, डेटर कर चुके हैं। क्रेडिटर भाई साहब 137,500, लायबिलिटी में फेंकेंगे इसको 137,500 क्रेडिटर्स। उसके बाद बैंक लोन फर्नीचर इंटरेस्ट अब हो गया। एडवर्टीजमेंट प्रिंटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉपी पेस्ट 40,300, 32,200, 57,700 कॉपी पेस्ट। एडवर्टीजमेंट प्रिंटिंग इलेक्ट्रिसिटी 40,300, 32,200 एंड 57,700। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड कॉपी पेस्ट, अलाउड 55,200, रिसीव्ड 24,600। ओके, बैड डेट कॉपी पेस्ट 18,500। अगर कोई बच्चा चाहे तो इसको 18,500 को इसमें एडिशन के तौर पे भी दिखा सकता है, एंड आउटर कॉलम में 29,000 कुछ आएगा, टोटल कर लीजिएगा आप, तो वो भी एक वैलिड प्रेजेंटेशन है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे बिल्कुल उसमें। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस कॉपी पेस्ट, मोटर कार एक्सपेंसेस कॉपी पेस्ट 36,800 एंड 8,500। ओके, ट्रैवलिंग 21,800, पोस्टेज 8,100। डन। एंड डेप्री हियर हमने जो फर्नीचर का लिया है उसका सेकंड इफेक्ट। डन। तो ऑल इन ऑल अगर आप ध्यान से देखो तो इतना कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम है नहीं। डिफरेंस करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा जीपी 757, यहाँ पे हमने ले लिया। फिर एनपी मिलेगा आपको 297, 250 ऐड कर देंगे, और ये आपका बैलेंस शीट टोटल आना चाहिए मेरे हिसाब से 1444 750। क्वाइट इजी, 15 मार्क का क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जो स्टडी मैट में आपको दिया है उसका लेवल थोड़ा ज्यादा है। इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह उसमें आपको दिया गया है कि भाई जो हमने पे किया है बिजनेस के लिए वो भी कुछ 15 महीने का है, उसमें भी प्रीपेड वगैरह था, बट थोड़ा यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन दिया था, डुएबल क्वेश्चन आई कैन से। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको दिया गया इफेक्टिव कैपिटल में। अब इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है भाई, कभी कभी पार्टनर जो है वो ये सोच रहे हैं कि भाई जो जितना पैसा फर्म में डालेगा उतना ही उसको प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं काम करूं कितना करूं वो तो हम इक्वली करेंगे ही शायद, बट हो सकता है कि भाई काम तो सब लोग इक्वली कर रहे हैं बट किसी ने ज्यादा पैसा दिया है तो वो फर्म को ज्यादा ग्रो करने में मदद करेगा। कुछ कुछ लोग के ये माइंडसेट रहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि भाई ड्यूरिंग द ईयर जितना कैपिटल है उसके रेशियो में हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है, नॉट ओनली एट द एंड, क्योंकि कुछ लोग तो भाई स्मार्ट होते हैं, क्या करेंगे लास्ट में एक साथ बहुत सारा कैपिटल इन्फ्यूज कर देंगे और बोलेंगे मेरा तो कैपिटल ज्यादा है। ऐसा नहीं, ड्यूरिंग द ईयर आप उसका एवरेज लोगे, उसको बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल। तो यहाँ पे बोला है कि दो भाई साहब है एक्स एंड वाई, ओके वाई पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। 1 अप्रैल को 280 एंड 160 था। अब यहाँ पे हम एक आदमी को पकड़ेंगे एक्स को, एक्स का कैपिटल कितना 280, एक्स इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 20 ऑन 1 जून, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मई ये कैपिटल कांस्टेंट रहा 2 महीना, अप्रैल मई, तो 2 महीने का 280। अच्छा, उसके बाद अनदर 15,000 ही इंट्रोड्यूस ऑन 1 अक्टूबर, मतलब 16 टू 1 अक्टूबर, मतलब उसके पहले का डेट 30 सितंबर, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 मंथ्स के लिए भाई साहब का कैपिटल 280 प्लस 20 कितना हो गया 3 लाख। ये तो 280 था, अब ये 3 लाख हो गया। उसके बाद 110 को उसका कैपिटल कितना हो जाएगा भाई 315। अच्छा, तो 4 महीने के लिए 3 लाख रहा। अब हमारा कैपिटल है 110 को कितना भाई साहब 315। अच्छा, और 31 जनवरी को एक्स भाई साहब ने विड्रॉ किया 25, मतलब
यहां से 31 जनवरी मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इट्स 31, सो 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के लिए ये था और 25 विड्रॉ हो गया, उसके मतलब 290 हो गया 31 जनवरी या फिर 1 फरवरी को। तो ये 4 महीने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब रिमेनिंग 2 मंथ्स फरवरी एंड मार्च 290 रहा था। तो हमने इसका प्रोडक्ट कर दिया सबका रिस्पेक्टिव, और उसका इफेक्टिव कैपिटल हो गया 36 लाख रुपीज। अब वाई को पकड़ेंगे। वाई का कैपिटल कितना है भाई? वाई का कैपिटल है 160। कब? 1 अप्रैल को, ऑन 1 अगस्त, मतलब 1 अप्रैल टू 31 जुलाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फॉर 4 मंथ्स उसका कैपिटल कितना था? 160। और उसके बाद उसने इंट्रोड्यूस किया 30, सो 190 18 से, और उसके बाद कुछ बोला नहीं है, तो 18 टू 31 मार्च, मतलब रिमेनिंग 8 मंथ्स उसका कैपिटल 180 रहा था, 190 सॉरी। तो ये 4 और 8 मल्टीप्लाई किया, इसका इफेक्टिव कैपिटल 2160। मतलब अगर हमें इसका रेशियो निकालना है तो x इज टू वाई 36 लाख इज टू 21,60,000, कुछ 7,20,000 कॉमन मिलेगा आपको, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 36 लाख डिवाइड बाई 720, कुछ ऐसे करेंगे 5, मतलब ये फाइनली आपको रेशियो मिलेगा 5:3। अगर ये भी रेशियो अगर आपको याद नहीं रहता और आप डायरेक्टली इसको 360:216 ऐसा करके भी कुछ लिख देंगे तो ज्यादा मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि रेशियो तो रेशियो होता है भाई। मैं 1:1 बोलूं या 5:5। अच्छा बोलिए कि भाई मैं और आप 1:1 में प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं या 5:5 में, जो आप बोलोगे रखेंगे। अरे भाई सेम ही तो हुआ। तो रेशियो में ये भी वैलिड कहा जाता है, बट जितना हो सके आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। अब उसमें दूसरा ही पूछा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी इफेक्टिव कैपिटल करते हैं तो फॉर्मूला क्या है कि भाई जो भी आपका रिस्पेक्टिव इफेक्टिव कैपिटल है उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करना है फॉर 1 मंथ। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया 12%। 12% क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12% पर एनम, और यहाँ पे 2160 इंटू 12%, 1/12। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब ड्रॉइंग में बोला है कि ही ड्रू 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर ईच क्वार्टर में करेंगे तो पहला जब होगा वो उसने लिया होगा 1 अप्रैल, मतलब इस पे हमें 12 महीने का ब्याज लगेगा, और लास्ट वो जब लेगा तो वो लेगा 1 जनवरी, इस पे 3 महीने का। 3+12+3 डिवाइड बाई 2 मतलब 7.5। 7.5 का हम एवरेज लेंगे, तो मतलब 5,000 4 बार उसने विड्रॉ किया होगा, तो 20,000 इंटू 10% इंटू 7.5/12। अच्छा, दूसरा बंदा क्या है? वाई हैज ड्रॉन 1,500 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब 1500 इंटू 12, मतलब ही मस्ट हैव विड्रॉन 18,000, 10%। अच्छा, जो फर्स्ट विड्रॉवल किया होगा ही विल विड्रॉन 30 अप्रैल, बिकॉज एंड बोला है, तो 11 मंथ्स का ब्याज लगेगा। लास्ट विड्रॉवल होगा 31 मार्च पे, उस पर तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, तो उसका एवरेज डिवाइड बाई 2 करो, कितना आएगा? 5.5। तो 10% इंटू 5.5, ये एक उसका टेक्निक है ढूंढने का। क्लास में उसको विथ लॉजिक आपको सिखाते ही हैं कि भाई इसको कैसे लिया जाए विथ 110% लॉजिक, इसको प्रूव करके देखते हैं हम लोग, देन ये भी आ जाएगा। मतलब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन स्कोरिंग रहना चाहिए आपके लिए। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया गया है वो है पार्टनरशिप का 15वां का क्वेश्चन। अगेन नॉट द डिफिकल्ट, इजी क्वेश्चन, इसमें भी आप स्कोर कर सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक नॉर्मल डेथ का क्वेश्चन आपको दिया गया है, जहां पे एज यूजुअल हर बार की तरह भाई साहब सी ही मर रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसके साथ में आपको 5 मार्क का एक सिंगल एंट्री का बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो दिस क्वेश्चन अगेन कैन बी अ स्कोरिंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया है कि भाई 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट रेशियो 3:1 है, उनका फर्म का नाम एबीसी है, और ये बैलेंस शीट दिया है आपको 31 मार्च का। कैपिटल अकाउंट तीनों का दिया है। जनरल रिजर्व, अब जब भी जनरल रिजर्व आपको दिया है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, उसको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर ही देना है हमें। ट्रेड पेबल दिया है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल विद प्रोविजन, स्टॉक, जेएलपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी आपको दिया है। ठीक है, मतलब जब भी ये दिया है तो ये सरेंडर वैल्यू पे शायद हो सकता है। ठीक है, कैश एंड बैंक। अब सी डाइड 30 जून, सबसे पहले जब भी डेथ का क्वेश्चन आए आप डिस्टेंस देख लीजिए कि बैलेंस शीट से लेके उसकी डेथ तक कितना टाइम है। तो बैलेंस शीट बना दिया है आपको भैया 31 मार्च का, सो अप्रैल, मई, जून, तो भाई साहब 3 महीना बिजनेस रहा नेक्स्ट ईयर में, और उसके बाद सी की डेथ हो गई है। ठीक है, अब हमको क्या क्या चाहिए? फर्म्स गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years और टू 31 मार्च प्रिसीडिंग द डेट ऑफ फायर, मतलब जिस दिन डेथ हुआ है उसके 3 साल 4 साल वाले प्रॉफिट हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में। तो प्रॉफिट
31 मार्च 21, 22, 23, 24, क्योंकि ये प्रॉफिट जो आपको लिया गया है डेथ हुआ है 24-25 में, तो प्रीसीडिंग 31 मार्च होगा 31 मार्च 24, तो ये चारों का हमें सिंपल एवरेज लेना है। सो इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये आपको मिल जाएगा गुडविल। गुडविल अकाउंट नॉट टू बी ओपन नहीं बोला है तो भी हम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते एज पर AS 26, हम इसको कभी भी ओपन नहीं करते, हम जनरली इसको पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू ही रूट करते हैं, इसमें बोला है। एंड C was to be credited with his share, ऑब्वियसली जो चला जाएगा उसको क्रेडिट करना ही पड़ेगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड B विल बी 5:3, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको सेक्रीफाइस और गेन फाइंड करने में मदद करेगी कि भाई ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो कंपेयर करेंगे, और ऑब्वियसली मिस्टर C डेथ हो गई है तो इसका तो सेक्रीफाइस रेशियो ही बनेगा 1/6, ठीक है। प्रॉफिट टिल द डेथ, ऑब्वियसली हमको उसको डेथ तक का प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, टू बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years। चलो तो ये काम आ जाएगा, यहाँ पे अपना काम इजी है। एंड शेयर ऑफ C वाज टू बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, मतलब ये आपका एंट्री P&L सस्पेंस वाला हो जाएगा। असेट टू बी रीवैल्यूड, तो लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15%। अच्छा, तो अभी ये दो एंट्री, पहला दो एडजस्टमेंट है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो गुडविल में गेनिंग रेशियो 5/8, 3/8, उनका न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो यहाँ पे क्या होगा आपका न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड कितना था 3/6, 2/6, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने 24 का, तो ये आ जाएगा आपका कितना 8 3 जा, सो 15 माइनस 6 4 जा 12, तो यहाँ पे 24, तो 3/24 ये भाई साहब गेन करेंगे, और सिमिलरली इनका 1/24, तो ये 1/24, मतलब गेनिंग रेशियो आपका आ गया 3:1, अगर इसको मर्ज कर दो तो भी वो 1/6 हो जाएगा, 4/24 इज नथिंग बट 1/6, तो ये इसने जो सेक्रीफाइस किया है इन दोनों का गेन है वो, और वो 3:1 में है। ये इंफॉर्मेशन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि गुडविल हम इसमें रेशियो में एडजस्ट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट, तो ये चारों साल का प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 4, तो ये 120, इसको 2 ईयर से मल्टीप्लाई करके 240। अब इसमें 240 में से व्हाट इज द शेयर ऑफ C, 1/6, मतलब रफली 40,000 उसका शेयर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये रहा 40,000, और ये 40,000 it will be debited or to be recovered from A and B in which ratio 3:1, 30:10। अब C का शेयर भी निकलना है हमको टिल द डेट ऑफ डेथ, तो 1,20,000 उन्होंने बोला है कि भाई आप रेशियो जो है मतलब एवरेज प्रॉफिट है उसको 4 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसी को बेस ले लो, आप ले लिया। अब उसमें C का शेयर कितना है भाई साहब 1/6, और ये तो 3 महीने के लिए था ना, तो 1,20,000 को पहले 3 महीने के लिए निकालेंगे कि भाई ये फर्म का प्रॉफिट कितना होता, और उसमें 1/6 कर देंगे हम, तो ये कितना होगा 30,000 अप्रोक्सीमेटली। अगर 12 महीने का प्रॉफिट हम एंटिसिपेट कर रहे हैं 120, तो 3 महीने का कितना 30, बट उसमें भी C भाई साहब का शेयर कितना है 1/6, तो उसका शेयर 5,000। अब जब भी कभी हम डेथ पे उसको देते हैं तो P&L तो बना नहीं है, तो हम एंट्री पास करेंगे P&L सस्पेंस टू C's कैपिटल, जो लेटर ऑन ये कहाँ चला जाएगा आपके P&L में एडजस्ट होगा जब एट द एंड ऑफ द ईयर आप इसको बनाओगे, ठीक है, प्रॉफिट बनाएंगे, और अगर इमीडिएटली बैलेंस शीट बनाना है तो ये कहाँ चला जाएगा आपके असेट साइड में चला जाएगा, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन भी बनेगा, जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हम असेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यू करते हैं, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस सब में बटेगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लैंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15%, लैंड बिल्डिंग कितना दिया है 2,40,000, सो 2,40,000 इंटू 15%, मतलब 36,000 का प्रॉफिट होगा, तो ये यहाँ पे क्रेडिट में चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर आपको दिया गया है मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 5%। अच्छा, मशीनरी कितना है भाई, तो यहाँ तो 36,000 ऐड होगा, मतलब रिजल्टेंट फिगर जो इसका आएगा 240 प्लस 36 276, जो बैलेंस शीट में होगा ही, मैं आपको टैली करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मशीनरी 5% डेप्रिशिएट करना है, तो 1,50,000 उसका 5%। अभी भाई कोई चीज डेप्रिशिएट करो वो तो लॉस है, कहाँ जाएगा आपके रिवैल्यूएशन में, और 150 में से ये माइनस करेंगे तो 142,500 वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये आपको साइमल्टेनियसली बनाना है बना सकते हैं, बट ये जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ताकि आप इसको टैली कर सके बस। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है फर्नीचर एंड फिक्सचर टू बी रीवैल्यूड एट 1 लाख। फर्नीचर कितना दिया है भाई 1,05,000, तो ये 5,000 चला जाएगा उसमें से, तभी तो ये 1 लाख पे रीवैल्यू होगा, और अगर 5,000 गया मतलब लॉस, तो ये 5,000 लॉस आ गया फर्नीचर में, और यहाँ पे 1 लाख पे रीवैल्यू भी हो गया। अच्छा, और क्या बताया, तो ये 3 असेट तो ऑलरेडी भाई रीवैल्यू हो चुकी है। अब कोई है, आ जाओ। वैल्यू ऑफ टू बी टेकन एट 90,000, स्टॉक कितना है यहाँ पे
स्टॉक है 85,600, तो मतलब 4,400 रफली ऐड करेंगे तब जाके ये 90,000 आएगा आपका। तो प्रॉफिट 4,400, क्योंकि असेट बढ़ चुका है आपका, और ये यहाँ पे 90,000 आपका स्टॉक आ जाएगा रिवैल्यूड अमाउंट। फिर क्या दिया है नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज्ड बाय 1800, अनदर 1800 आपको ऐड करना है, मतलब वो तो एक्स्ट्रा प्रोविजन क्रिएट करोगे, लॉस हो गया आपके लिए, तो यहां पे हमने प्रोविजन डाल दिया है 1800। अच्छा, पहले प्रोविजन कितना था भाई साहब? पहले था ये, तो उसमें हम 1800 ऐड करेंगे तो रफली कितना 7500 कुछ आ जाएगा, ठीक है। और 155 200 एज इट इज, प्रोविजन माइनस किया 147 700 इज योर रिवैल्यूड अमाउंट, और कैन से रिवाइज्ड डेटर अमाउंट नेट। फिर कुछ दिया है। अच्छा, तो यहां तक आपका रिवैल्यूएशन था। तो रिवैल्यूएशन में अगर हम देखें तो ये 40,400 है, ये माइनस किया तो जो प्रॉफिट आएगा इसको आपको 3:2:1 में डालना है। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब कैपिटल अकाउंट लेंगे पार्टनर का, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये ओपनिंग बैलेंस और रिजर्व 3:1 में बाइफरकेट कर देंगे। तो ये तीनों का ओपनिंग बैलेंस आ गया, रिजर्व आ गया तीनों का, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी हमने तीनों का लगा दिया। और गुडविल, गुडविल ए और बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, पी एन एल सस्पेंस टू सी, मतलब ऑलमोस्ट एंट्री हो गया टैली, बाद में और देखते हैं कुछ है तो। फिर बोला है जॉइंट सम ऑफ ₹240 वाज रिसीव्ड, पैसा मिल चुका है आपको अगेंस्ट दी जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बट जॉइंट लाइफ पॉलिसी था कितना? 90। अगर कोई असेट बैलेंस शीट में 90 का है और उसमें आपको पैसा मिल रहा है 240, इट कैन बी एनी असेट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी छोड़ दो, मशीन भी अगर 90,000 का था और 240 उसका मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट हुआ कितना? 1,50,000। तो भाई प्रॉफिट तो पार्टनर में बटेगा, इंक्लूडिंग योर डिसीज पार्टनर जो मर चुका है। अब ये 1,50,000 कोई कोई रेफरेंस बुक में प्रेजेंटेशन के हिसाब से रिवैल्यूएशन में लेके जाते हैं, या फिर आप अलग से दो, कहीं पे भी लेके जाओ, बट ना तो पार्टनर में ही है सेम रेशियो में। तो हमने यहाँ पे इसको बाई जेएलपी रेशियो में लगा दिया है, ठीक है। मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे आ चुका है। फिर आगे कुछ बोला है, अमाउंट ड्यू टू सी वॉज पेड टू एग्जीक्यूटर्स, ऑलरेडी पे हो चुका है। तो ये जो भी बैलेंस यहाँ पे आ रहा है ये हमने लिख दिया टू बैंक। अब चाहो तो यहाँ पे टू एग्जीक्यूटर करके लिख सकते हैं, फिर पेमेंट कर देंगे, राइट, या फिर बैंक ऑब्लिक एग्जीक्यूटर लिख दो कि भाई हमने इसको पेमेंट तो कर ही दिया है। तो ये 246,850 अब ये पेमेंट हो चुका है। अच्छा, पहले हमारे पास कितना पैसा था रोकड़ा गांधी बापू? 32,300। अब 32,300 में क्या हुआ भाई, हमको बैंक में इतना पैसा मिला जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, और हमने सी के एग्जीक्यूटर को दे दिया, तो हमारा रिवाइज्ड बैंक बैलेंस होगा ये। तो बैलेंस शीट अगर हम बना रहे हैं यहाँ पे बाकी सब में, तो कैपिटल अकाउंट रिवाइज हो गया, ये फाइनल उनका बैलेंस आ जाए कैपिटल का, और ट्रेड पेएबल को हमने टच नहीं किया, जीआर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, यहाँ पे सब आएगा। बट एक और आइटम जो हमें नहीं भूलना है वो है पीएनएल सस्पेंस। तो अगर आप ऐसे करेंगे शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, ये आपका टैली हो गया 786 650। तो अगेन ये कोई डिफिकल्ट इतना था नहीं, राइट, जिसमें आप मिस्टेक कर सको। माइनर 1 और 2 मिस्टेक शायद आपने रेशियो कैलकुलेट करने में वगैरह कर सकते हैं, या गुडविल निकालने में, बट होना नहीं चाहिए, राइट। कभी कभी यहाँ पे बाई और टू में डिफरेंस में बच्चे गलती करते हैं, तो वो आप मिस्टेक कर सकते हो। आई थिंक मैनेजेबल था। अब बी, बी मतलब सिंगल एंट्री के लिए बहुत सा शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉलोइंग डिटेल्स आर ऑफ सार्थक फॉर मार्च 23 एंड 24। पूरा क्वेश्चन दिया है, असेट्स और लायबिलिटीज आपको बाइफरकेट करके दिया है, ओके। इट इज डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट बिल्डिंग में 5%, मतलब ये जो है उसमें से 5% निकाल दो, तो रफली 1,90,000 का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा आपको। और फर्नीचर 10% करना है तो इसमें 10% कर दोगे फर्नीचर, तो ये 7,500 गया ना, 75,000 माइनस 7,500, तो 67,500 आपको बैलेंस मिल जाएगा। बाकी इन्वेंट्री, डेटर, कैश एंड बैंक आपको रेडीमेड बैलेंस दिया गया है, लोन और सन्डे क्रेडिटर का दिया गया है। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, बिल्डिंग 2,01,90, फर्नीचर 75 16,500, बाकी कॉपी पेस्ट, इन्वेंट्री 105,195, डेटर 68,94, कैश एट बैंक 72,500 एंड 86,800, okay, cash in hand 2,400 3,800, okay, then loans 150 125, okay, creditors 58,400 and 17,500। तो इसको आप जब देखोगे तो ये कैपिटल आपको मिल जाएगा कि भाई एट द बिगिनिंग हमारा 314,500 कैपिटल होना चाहिए, एट द एंड 432,600 जितना कैपिटल होना चाहिए। बट ये क्या है,
On 1st June, additional capital of 40,000 was bought in by business, by the proprietor. Okay, and he has withdrawn 2,500 per month. तो into 12 करेंगे, so roughly 30,000 उसने एक्सपेंसेस के लिए लिया है. ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है. मतलब अगर यहाँ पे हम देखें तो भाई जो कैपिटल क्लोजिंग आया है उसमें ऑलरेडी ड्रॉइंग माइनस है, ऐड कर दो. जो कैपिटल इन दोनों को एडिशन करके आएगा उसमें ऑलरेडी एडिशनल कैपिटल है तो माइनस कर दो, और ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा. दैट इज रफली 1,08,100. इसको अगर आप कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ओपनिंग आपका है 314,500, इंट्रोड्यूस्ड है 40, और क्लोजिंग है आपका 432,600, एंड विड्रॉवल है 30, और आपको ये बैलेंसिंग फिगर निकालना है. देखो, क्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग माइनस दिस, ये मिल जाएगा. तो कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो भी इट्स क्वाइट सिंपल, बट जनरली आपको आंसर में या फिर स्टडी मटेरियल में स्टेटमेंट के फॉर्म पे दिया जाता है, तो वी प्रिफर गिविंग इन द सेम फॉर्मेट. तो ये एक शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 5 ये पूरे क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, या थोड़ा उसमें इनोवेशन किया है आईसीएआई ने शायद, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा वो हो सकता है. तो अगर मैं होता तो शायद ये छोड़ भी देता. हाँ, डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ कंपैरेटिवली बाकी जो सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए जहां पे आपको डेप्री और बीआरएस करना था, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो फाइनल अकाउंट, 4 पार्टनरशिप, कंपैरेटिवली बहुत इजी है. तो ये क्वेश्चन आप एक बार सोच सकते हो, बट अगेन डिफिकल्ट तो है ही नहीं, बट कुछ चीजें हैं जो कंफ्यूजन शायद क्रिएट कर सकती हैं, तो कोशिश करेंगे इसमें थोड़ा उसको क्लैरिफाई करने के लिए. ठीक है, सो यहाँ पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है क्लब के लिए मार्च एंडिंग 24. ओके, और हमें रिसीट्स एंड पेमेंट और बैलेंस शीट बनाना है. तो जब भी हम क्लास में क्वेश्चन करते हैं तो ये हम देखते हैं कि भाई हमें जैसे इसको बनाना है 31 मार्च, यहाँ पे इन्होंने 1 अप्रैल का पूछा है, बट फॉर आर दिस वन हमने दोनों बनाए फॉर द ईयर एंडेड दिस एंड ओपनिंग बैलेंस शीट. ठीक है, अब 1 अप्रैल 2023 ओपनिंग और रिसीट पेमेंट पूछा है सिर्फ. ठीक है, अब इसको हम ध्यान से देखते हैं पूरा क्वेश्चन. 31 मार्च 24, लॉन मेंटेनेंस 42. ओके, फिर जनरल एक्सपेंस आपको दिया गया है यहाँ पे 13,000. स्टेशनरी का डेप्रीसिएशन दिया है कितना, 1,500. डेप्री ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, ऑनोरारियम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. सब्सक्रिप्शन दिया है, फिर एडमिशन फीस है. एडमिशन फी यहाँ पे दिया है, इसका मतलब रेवेन्यू ट्रीट किया गया है इसको. स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ सेकेंड हैंड मटेरियल, ओके, 2,400. एंटरटेनमेंट. अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हम इनकम में क्रेडिट कर सकते, नहीं कर सकते? नहीं. जब आप कोई स्पोर्ट्स मटेरियल सेल करोगे तो उसका जो पैसा होगा वो कहाँ जाएगा, आपके रिसिट साइड जाना चाहिए, सेल का वैल्यू. तो यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर में तो 2400 दिया है, बाय डिफॉल्ट आई एम अज्यूमिंग इट इज प्रॉफिट ऑन सेल. ये क्या है भाई, प्रॉफिट ऑन सेल ही होगा. ठीक है, ये प्रॉफिट ऑन सेल ही होना चाहिए. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ही होना चाहिए. क्यों? क्योंकि कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि ये इनकरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर है. देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर हाँ ऐसे क्वेश्चन भी है आईसीआई के पास एग्जाम के जहां पे इनकरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकरेक्ट डेटा आपको दिया गया है. वी हैव वन क्वेश्चन ऑफ ट्रस्टवेल क्लब इन आवर मटेरियल जो हमने क्लास में किया है इन डेप्थ, जहां पे क्लियरली मेंशन है कि भाई डू यू अग्री विद द अबव रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इफ नॉट प्रिपेयर करेक्ट रिसीट्स एंड पेमेंट. यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया गया है. सो इट्स एडवाइजेबल टू ट्रीट दिस एज अ प्रॉफिट ऑन सेल, मतलब जो भी बुक वैल्यू है उससे पैसा ज्यादा मिला है. एडिशनल इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे दिया है आपको कि भाई पर्टिकुलर्स ओपनिंग अप्रैल 1st 23 एंड 31 मार्च. कैश एट बैंक, स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग दिया है. टूर्नामेंट फंड आफ्टर डिडक्टिंग टूर्नामेंट एक्सपेंस ऑफ 14,006, मतलब 6,000 ही बचे 14 के बाद. डोनेशन फॉर क्लब बिल्डिंग 140. ओपनिंग क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एंड स्टेशनरी का स्टॉक. स्टेशनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 25% एंड स्पोर्ट्स मटेरियल बाय 50%. दैट्स इट. अब देखो,
ये क्वेश्चन 10 मार्क में अगर आप देखो तो एक ट्रिक क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, या प्रिंटिंग मिस्टेक, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये बैलेंस शीट उन लोगों ने पूछा है सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग. फॉर योर रेफरेंस आई हैव प्रिपेयर्ड बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड वी हैव मैच्ड इट. बट ओपनिंग और सिर्फ रिसिप्ट पेमेंट पूछा है, राइट. इनकम एक्सपेंडिचर यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 24 एंड बैलेंस शीट ऑन April 1st 23. ठीक है. अब वन बाय वन लेते हैं यहाँ पे कि भाई कैश एट बैंक ओपनिंग 60,000, तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन में आएगा आपके रेसिस्टेंट पेमेंट में. बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, और उसका दूसरा इंपैक्ट कहाँ होगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में. तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में बैंक 60,000. ठीक है, हम मैच करते जाएंगे, और यहाँ पे आई एडवाइस कि आप पूरा का पूरा वर्किंग नोट और या फिर जो जो भी आपको आंसर पूछा गया है सब बनाइए. ठीक है. उसके बाद स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000. अच्छा, तो ये ओपनिंग में चला गया स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक. अच्छा, और क्या है यहाँ पे? स्पोर्ट्स मटेरियल में ध्यान से देखो तो डेप्रीसिएशन आपको 22,000 दिया है. ओके, एंड सेल भी आपको दिया है, एंड पूछा है कि 50% डेप्रीशिएट किया है. क्या करेंगे? एक इमेजिन करो कि भाई डेप्री 22 है, डेप्री आपका 22 है विच इज 50%. तो कौन सी ऐसी अमाउंट पे आप डेप्री प्रोवाइड करोगे जो 50%, वो 22 आएगा. किसका अमाउंट का आधा 50% 22 होगा? 44,000. करेक्ट. 44,000 रुपीज का आपका डेप्रीशिएबल अमाउंट होना चाहिए. बट भाई साहब ओपनिंग इज ओनली 13. ओ, सो वन हिंट, माई परचेज इज 14,000. तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि भाई मेरा जो स्पोर्ट्स मटेरियल है यहाँ पे, उसका एक हमने वर्किंग नोट यहाँ पे डिटेल बनाया हुआ है कि भाई ओपनिंग बैलेंस 30 है, ओल्ड का, नया कुछ नहीं है, और परचेज होगा 14,000. ठीक है, क्योंकि डेप्री है टोटल 22,000 का. तो 22,000 डिवाइड बाई 50% करेंगे 44,000. ठीक है. अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई 50% डेप्रिसिएशन है. अगर मेरे पास 30,000 का फर्नीचर है या स्पोर्ट्स मटेरियल है एट द बिगिनिंग, स्पोर्ट्स मटेरियल नॉट फर्नीचर, और उसमें मैं 50% डेप्री प्रोवाइड करूं तो कितना होगा? 15,000. बट भाई साहब टोटल डेप्री तो 22 है, मतलब 22 माइनस 15 करेंगे तो 7,000 डेप्री आएगा. वो नए फर्नीचर का है, नए नॉट फर्नीचर, स्पोर्ट्स मटेरियल. अब मतलब वो 7,000 अगर 50% है तो 100% कितना होगा? 14. तो दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ डूइंग इट. ये बाइफर्केशन क्यों किया उसका भी एक रीजन है. अब डेप्रिशिएट करने के बाद जो पुराना है उसका बुक वैल्यू 15,000 है, जो नया है उसका बुक वैल्यू कितना होगा? 7,000. अब क्वेश्चन में ये भी दिया है कि भाई जो पुराना वाला है वो बेच दिया. देखो लिखा है सेकेंड हैंड मटीरियल, हाँ, सेल ऑफ सेकेंड हैंड मटीरियल. तो हमने सेकेंड हैंड स्पोर्ट्स मटीरियल बेचा होगा अगर 2,400 में, तो वो कहां जाएगा? आपके इसमें एडिशन हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? 2,000, सॉरी 17,400. ये हो गया सेल्स वैल्यू. सेल्स वैल्यू तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपके ये सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 17,400 एंड मटेरियल परचेज. अच्छा, अब यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल का ही दिया है आपको. ठीक है, तो ये हो गया. और क्लोजिंग आपके पास ये तो बिक गया, ये 7,000. क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट मैंने रेफरेंस के लिए बनाया है 7,000. ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स मटेरियल आएगा 7,000, राइट. दिस वन इज एक्स्ट्रा ओनली. फिर अगर यहां पे हम और देखें, टूर्नामेंट फंड आफ्टर रिडक्टिंग टूर्नामेंट एक्सपेंस ऑफ 14, अब यहां पे है नहीं. ये क्या है? ये है भैया स्पेसिफिक फंड. स्पेसिफिक फंड का कोई भी खर्चा या इनकम आप अपने इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते हो अनलेस अदरवाइज वो बियॉन्ड दी फंड हो. अब ये बोला है कि पे ओपनिंग का कोई ठिकाना नहीं है, बट खर्च किया है 14,000 एंड देन आफ्टर स्पेंडिंग 14,000 व्हाट इज लेफ्ट? 6. मतलब पैसा कितना मिला होगा भाई साहब? 20. तो वी रिसिट साइड वी राइट टूर्नामेंट फंड 20,000, और ओपनिंग में तो कुछ होगा ही नहीं. बट अगर क्लोजिंग बनाते तो ये क्लोजिंग में यहां पे चला जाता. फिर डोनेशन फॉर क्लब बिल्डिंग, ओपनिंग में कुछ था नहीं, ओपनिंग में कुछ भी नहीं था, और सडनली 140 कहां से आया? वी मस्ट हैव रिसीव्ड इट, तो रिसीट्स में आएगा 140. डोनेशन फॉर क्लब बिल्डिंग क्वेश्चन में बोला नहीं क्लोजिंग के लिए, बट अगर होता तो क्लब बिल्डिंग फंड स्पेसिफिक फंड है, राइट. तो क्लब बिल्डिंग फंड मेंटेन किया जाता, ओपनिंग में इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. उसके बाद सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ड्यू क्लोजिंग,
तो जनरली मैं एडवाइस करता हूं कि हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट से लिखें इसको। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन इनकम? इनकम इज 1,05,000। तो हमने यहाँ लिखा कि भाई सब्सक्रिप्शन इनकम 1,05,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब कलेक्शन कितना होगा ये। अच्छा, कभी कभी हम ये भी लिखते हैं कि भाई सब्सक्रिप्शन इनकम इज इक्वल टू रिसीव्ड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो इनकम तो ऑलरेडी आपको दिया गया है 1,05,000, ये पता नहीं है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 15 है और ओपनिंग कितना है 10। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, ये रिसीट मिल ही जाएगा 1,00,000। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? पैसा मिला किधर जाएगा? सब्सक्रिप्शन 1,00,000, ठीक है। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग असेट है अपना, कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये क्लोजिंग है सॉरी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये रहा 10,000, उसमें जाएगा। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग में जाएगा। बोला नहीं है क्लोजिंग, बट बनाया है हमने। और ओपनिंग में ये चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी स्टॉक 4,000। अब 4,000 का स्टेशनरी स्टॉक ओपनिंग में पहले तो आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट या स्टेशनरी असेट है हमारा, राइट। अगर मैं 4,000 का स्टेशनरी को डेप्रीशिएट करूं 25% से, तो वो तो 1,000 आना चाहिए। बट डेप्री कितना है? 1,500। अच्छा, मतलब हमने 500 रुपए का 25% डेप्रीशिएशन के हिसाब से लिया है। तो अगर आप 500 डिवाइड बाई 25% करोगे, मतलब रफली हो गया 2,000। तो आपने क्या किया होगा? ओपनिंग तो 4,000 है, आपने अनदर 2,000 परचेज किया हो सकता है, राइट। तो ये आपका स्टेशनरी, ओपनिंग 4,000, परचेज बैलेंसिंग फिगर हम ले रहे हैं यहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस 4,500 है, और इसका 25% अगर हमने डेप्री दिया है 1,500। तो अगर 25%, क्लोजिंग हमको पता नहीं है बट ये पता है 1,500। अब 1,500 अगर 25% है तो 100% कितना भाई? 6,000 का डेप्री होगा। बट हमारे पास तो 4,000 था, मतलब 2,000 परचेज किया होगा। और क्लोजिंग कितना? 4,500। अगेन क्लोजिंग मायने नहीं रखता है क्वेश्चन के हिसाब से। इसका इंपैक्ट ओपनिंग कहां गया? ओपनिंग बैलेंस शीट। परचेज कहां जाएगा? पेमेंट में। किधर गया पेमेंट? स्टेशनरी 2,000। और क्लोजिंग कहां जाएगा? क्लोजिंग में 4,500, जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है। तो ये सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने कंसिडर कर लिए। अब यहां पे क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट। एडमिशन फीस मिला होगा, नो आउटस्टैंडिंग, नो प्रीपेड, तो 12,000 का ये मिला एडमिशन फी। फिर सब्सक्रिप्शन हो गया, प्रॉफिट का हमने मिल लिया। एंटरटेनमेंट मिला होगा, फीस 14,000, तो ये भी हमने ले लिया, मतलब ये दोनों भी अमाउंट हो गया 12,000 एंड 14,000 अमाउंट दिखेगा ठीक से, ठीक है। उसके बाद इनकम तो हो गया। एक्सपेंस, लॉन मेंटेनेंस। लॉन मेंटेनेंस इट्स एन एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। क्या इसका कोई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है? नहीं है, किसी का भी नहीं है, तो कॉपी पेस्ट। जनरल एक्सपेंस 13,000, तो पेमेंट में लॉन मेंटेनेंस, जनरल एक्सपेंसेस, स्टेशनरी हमने ले लिया है। डेप्री ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल इट्स अ नॉन कैश आइटम, बट स्पोर्ट्स मटेरियल का परचेज और सेल्स हमने ले लिया है। ऑनोरारियम, कोई ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नहीं, तो ऑनोरारियम भी आ गया। और टूर्नामेंट एक्सपेंस, ये एक चीज जो है, ये मैं बोल सकता हूं ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूं कि ड्यूरिंग द ईयर 20,000 हमको पैसा मिला है, तो ये 14,000 का पेमेंट भी तो हुआ है, इसलिए 6,000 बाकी है। तो ये लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो देर आर हाईली डाउट, हाईली पॉसिबिलिटीज, हाई पॉसिबिलिटीज कि आपने ये मिस किया हो सकता है, ठीक है। और कुछ पेमेंट में है? नहीं है। और एक्सेस ओवर इनकम, वो तो कैपिटल फंड में हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो सब कुछ हो गया है। अगर ध्यान से देखें तो क्लोजिंग बैलेंस 268 आ रहा है, हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे उसको। यहाँ पे बैलेंस शीट 1,04,000 और ये 1,04,000 यहाँ पे किया, तो आपका बैलेंस शीट मैच हो जाएगा 294,500। अगेन ये रिक्वायर्ड नहीं था, ये एक्स्ट्रा ही है, ठीक है। उसके बाद ये वाला दोनों में से कोई एक लेना है 5 मार्क के लिए, थोड़ा लेंदी आई कैन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पे हमें बी के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्रीज लिखना है। मिस्टर ए एक्सेप्ट्स 2 बिल ऑन 1 जून 24, वन फॉर 50,000 एंड अदर फॉर 60। ए ने एक्सेप्ट किया, बी ने तो ड्रॉ किया होगा, तो बी के व्यू पॉइंट से हमारा पहला एंट्री आएगा बिल रिसीवेबल टू ए 210 210। मैंने इसको ऐड करके लिख दिया है। अगर कोई बच्चा चाहे तो उसको बिल रिसीवेबल नंबर 1, बिल रिसीवेबल नंबर 2, 150 एंड 60 ऐसा लिख सकता है। फिर क्या बोला है? बिल फॉर 150 इज फॉर 2 मंथ्स एंड बिल फॉर 60 इज फॉर 3 मंथ्स। अच्छा, तो ये 2 महीने के लिए है पहला वाला
सॉरी ये 2 महीने के लिए और ये 3 महीना के लिए, ठीक है। मिस्टर बी गॉट द फर्स्ट बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक फॉर 149 और 3 जून। तो 3 जून को हमने डिस्काउंट किया, हमको पैसा मिला 149, बैंक डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस एक्सपेंस टू बिल सीसीएबल। अगर आपने नंबर दिया है तो ये बिल सीसीएबल नंबर 1 हो जाएगा। फिर क्या बोला, ऑन 2 अगस्त मिस्टर ए रिक्वेस्टेड बी टू कैंसिल बोथ द बिल्स। अब हुआ क्या कि भाई मिस्टर ए को लगा था कि वो पैसा दे पाएगा, बट इसका मेच्योरिटी कब आएगा, 1 जून से लेके 2 महीना, 1 अगस्त 3 दिन, 4 अगस्त। 4 अगस्त आने से पहले मिस्टर ए आया, बोला माई बाप कैंसिल कर दो, नॉट ओनली दिस बिल अदर बिल एज वेल, और दोनों बिल कैंसिल कर दिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक नया बिल ड्रॉ कीजिए with a combined amount of both of bill along with interest at 12% for a period of 2 months। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हाँ। सो हमने 2 अगस्त को पहला बिल जो था ये तो हमने डिस्काउंट किया। सेकेंड बिल के लिए हमने एंट्री था बिल सीसीएबल टू ए, अब ए टू बिल सीसीएबल हमने रिवर्स कर दिया, और 4 अगस्त को ये बिल डिसऑनर होगा। मैंने उसको बोल दिया कि भाई 4 अगस्त को जब बैंक तुम्हारे पास पैसा लेने को आए तुम मना कर देना, तो उसका एंट्री 4 अगस्त को पड़ेगा ए टू बैंक। हम बैंक को पैसा दे देंगे, बैंक वाला मिस्टर ए को कांटेक्ट करेगा और बोलेगा ए काइंडली पे द बिल, एंड मिस्टर इज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू पे, whomsoever has given you this bill ask them to pay। तो अब मिस्टर बी हमने बोल दिया कोई बात नहीं हम पे कर देंगे, तो ये 4 जून को पेमेंट होगा। ये दो चीज, इसको कैंसिल करना और इसके पेमेंट करना, दोनों के लिए ए लायबल होगा। कितना, 2,10,000। हम नया बिल ड्रॉ करेंगे विथ इंटरेस्ट, सो 2,10,000 का 12% फॉर 2 मंथ्स, सो वो आएगा 4,200 टू ए एंड बीसीसीएल अकाउंट डेबिट। ये हो गया 2 अगस्त को बिल, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि भाई बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल ऑन 3 September ए बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40 पैसा इन द रूपी इज रिकवर्ड। अब ये जो नया बिल था 2,14,400 का, क्या हमने 2,14,200 का क्या हमने इसको डिस्काउंट कराया था? नहीं, हमारे पास ये। तो 3 September को भाई न्यूज आती है कि मिस्टर ए इज इंसॉल्वेंट, कैंसिल करो ये बिल एंड मेक मिस्टर ए पर्सनली लायबल। तो डिसऑनर का एंट्री पास किया और अब पैसा मिलेगा कितना, ओनली 40%, रिमेनिंग 60% क्या हो जाएगा, बैड डेट टू ए। तो ये भी एक शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल क्वेश्चन था। स्टॉक रजिस्टर वाला क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा उसमें इनोवेशन किया गया है, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि आप सॉल्व ही ना कर पाओ, राइट। अगर आपने क्लास में ठीक से ध्यान दिया है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ा है, तो ये भी इजी होने वाला है। फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल फॉर रॉ मटेरियल, आपको दिया है ओपनिंग, परचेज, इश्यू। अब ये ध्यान रखना है, मैन्युफैक्चर ऑल्सो इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस, फ्रेट ऑफ 300 एंड अनलोडिंग चार्जेस ऑफ 150 एट द टाइम ऑफ एवरी परचेज एंड रिस्पेक्टिवली। तो हर परचेज पे मान लो कोई गाड़ी आता है एंड इट्स अ कैश ऑन डिलीवरी थिंग, कि आपको फ्रेट भी आपको वही देना है, कैश ऑन डिलीवरी, या फिर आप बोलो कि इट्स अ इनवर्ड चार्जेस, ठीक है, कि भाई आप सिर्फ ऑर्डर करो और जो लॉरी चार्जेस होगा, फ्रेट होगा, वो भी आपको देना है, और जो मजदूर उसको गुड्स अनलोड करेंगे दैट अनलोडिंग चार्ज ऑल्सो यू हैव टू पे। तो every purchase when we do we have to add this to amount, right? Now so warehouse rent 2,000, this warehouse rent is a maintenance cost, will not be added into cost, and admin expenses is not part of cost, मतलब यही add करेंगे। so every purchase I have to add flat 450। अब हमें इसको weighted average और FIFO मेथड से करना है। तो here I have given you answer as per FIFO method first and then weighted average। तो opening inventory 115 units, तो ये हमारा स्टॉक रजिस्टर है। रिसिप्ट, इश्यू, बैलेंस, फर्स्ट में बैलेंस आपका है 100 at 1500। अब हमने परचेस किया 318, तो अगर आप 300 into 18 करो सो इट्स 5,400। बट क्या 5,400 पे करेंगे? नहीं, विल पे एक्स्ट्रा 450, तो ये हो जाएगा 5,850। सो हमने लिखा है 5,850 एंड रफली मेरा एवरेज कॉस्ट चेंज हो जाएगा, रेट 19.5, इट्स नॉट नाउ 18 रुपीज। तो हमारे पास दो अभी है, 100 यूनिट्स 15 वाले और 300 19.5 वाले। देन इशू किया 250, विच मेथड वी आर फॉलोइंग, FIFO। तो पहले ये 100 जाएगा और इसमें 150 जाएगा, तो 100 एंड 150 बचेगा कितना, 150 ऑफ 19.5। फिर वापस परचेस किया 521, तो भाई 500 इंटू 21 मतलब कितना आएगा, 10,500, उसमें 450 ऐड कर देंगे तो 10,950, तो ये आ जाएगा 10,950 और इसका कॉस्ट हो गया 21.9। अब मेरे पास दो गुड्स हैं, 150 वाले और 150 19.5 वाले और 500 21.5 वाले। अब हम 100 इशू करते हैं, हमारे पास पहला कितना है 150, उसमें से पूरा 100 दे देंगे, बचा 50 एंड ये 500 अनटच। उसके बाद 450, तो पहले ये 50 निकालेंगे, उसके बाद 400 यहां से देंगे, देन बैलेंस इज 100 at 21.9, 2190 शुड बी योर कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी एज पर FIFO मेथड।
अब वेटेड एवरेज, बैलेंस ओपनिंग सेम रहेगा, परचेस 319.5, अब 100 प्लस 300 मेरे पास क्वांटिटी हो गया 400, 1500 प्लस 5850 7350, तो मेरा एवरेज कॉस्ट 7350 डिवाइड बाई 400, ये कैसे आ गया 7350 डिवाइड बाई 400, ठीक है, तो ये 18.375, आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हो इसको 38 में, आंसर थोड़ा माइन्यूटली चेंज होगा तो उसका टेंशन नहीं है, राउंडिंग ऑफ एरर चलता है। फिर आपने इश्यू किया 250, भाई 250 तो यही प्राइस पे जाएगा, तो ये आपका आंसर आया, एंड 150 यही प्राइस पे, ये ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू माइनर वेरिएशन इज फाइन। फिर आपने 500 यूनिट्स परचेस किया एट 21 पर यूनिट, तो मेरे पास 150 था, 500 और मिला 650 हो गया, 21.9 प्राइस तो सेम रहेगा, 10950 उसमें ऐड किया तो मेरा टोटल कॉस्ट हो गया 13,706.25, और इसका एवरेज कॉस्ट है मेरा 21.08654, आप इसका 21.09 या 21.1 अप्रॉक्स कुछ आ सकता है आपका। और उसमें फिर मैंने 100 और 450 यूनिट्स इश्यू किया, तो ये सेम प्राइस पे इश्यू होगा, 100 इश्यू किया तो 550 बचा, और 550 में से 450 इश्यू किया तो 100 बचा, तो ये आपका जो है 21.08654 आ रहा है, किसी का 21019 या 2110 ऐसे कुछ भी आ सकता है, तो माइनर चेंजेस 1 और 2 रुपीज हियर एंड देयर डजंट मेक मच डिफरेंस। तो एक भी एक सिंपल क्वेश्चन था, बट हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ये 450 वाले में कंफ्यूज हो जाए, और अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया भाई साहब, ये 5 मार्क इग्नोर कर दो, कुछ नहीं कर सकते, राइट, यू मे नॉट गेट एनी मार्क्स, या फिर इश्यू वाले में कुछ सही बैठ गया तो ठीक है। अब ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज इश्यूड 20,000 8% पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब जब ये पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर आता है तो आपको याद रखना है द कॉन्सेप्ट ऑफ DRR एंड DRRI अप्लाइज टू ओनली नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन, ठीक है, then of 100 each on 1st April 23. The debentures are due for redemption on 1st June 24. Okay. The terms of debenture provide that 30% of debenture will be converted into equity shares nominal value of 10. मतलब 20,000 का 30%. So 20,000 का 30%, मतलब 6,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 each, मतलब ये आ गया आपका 6 लाख रुपीज डिवाइड बाई इश्यू प्राइस 20, तो रफली आपको 30,000 इक्विटी शेयर्स देने पड़ेंगे एट 100% प्रीमियम, 10 रुपए का इक्विटी शेयर्स, 20 रुपए का प्राइस, एंड रिमेनिंग विल बी रिडीम्ड एट प्रीमियम 5%। रिमेनिंग कितना होगा भाई, अगर 6,000 यहां पे है तो 14,000 आएगा, 20,000 का 70%, राइट, 14,000 एंड इट इज रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, सो रफली आपको देना पड़ेगा उनको 14,70,000, मतलब रिडम्पशन के लिए जो पूरा 20 लाख ड्यू ही है, बट 6 लाख के लिए आप इक्विटी शेयर दोगे और 14 लाख के लिए आप पैसा दोगे विथ प्रीमियम, तो प्रीमियम तो इसी के ऊपर लागू होगा, इन्होंने बोला है यहाँ पे। कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे दिया हमने भाई, यहाँ पे आपके लिए कैलकुलेशन भी किया है कि 20 लाख में से कन्वर्टेबल पोर्शन 3 लाख और 20 रुपीज इशू प्राइस तो 30,000, ठीक है। फिर जर्नल एंट्रीज आपको पूछा गया है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू कन्वर्जन and redemption of debenture assuming company has created DRR and also invested required amount for redemption of debenture at the time of issue. DRR investment sold at par value, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, पहले हमें इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इन लोगों ने किया है तो उसको सेल कर देंगे तो पैसा मिलेगा बैंक टू DRR। अब ये ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बताया कि DRR सिर्फ और सिर्फ क्रिएट किया जाता है, DRR इन्वेस्टमेंट नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए। ऐसा क्यों? अरे भाई, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट इज टू फैसिलिटेट और टू प्रोवाइड सम फंड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। जब पैसा वापस करना होगा तो ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा काम आएगा, बट मैं इन्वेस्टमेंट करूं ही क्यों जब मुझे पैसा वापस नहीं करना है। तो 70% के लिए हम करेंगे और उसका रिक्वायरमेंट कितना है भाई, 15% हमको करना पड़ता है, तो हमने वो किया होगा, अब बेच रहे हैं तो 210 पैसा मिलेगा। अब क्या ड्यू करेंगे रिडम्पशन, 8% पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना रिडीम करेंगे भाई, रिडम्पशन तो पूरा 20 लाख का होगा, बट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है भाई 20 लाख, 70% के ही ऊपर प्रीमियम देना है, मतलब 14 लाख का 5% 70, और टोटल डिबेंचर होल्डर को हमको कितना पैसा देना है भाई, हमें देना है 20,70,000, हियर इट शुड बी 20,70,000 नॉट 20 लाख। अब उसके बाद डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितना 6 लाख, अभी ये 20,70,000 में से हम 6 लाख रुपए ले रहे हैं, जहां पे हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं 3 लाख का और उसमें प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं 3 लाख रुपीज का, और बाकी लोग को हम पैसा दे देंगे 14,70,000। अब
डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम या फिर प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये हम पीएनएल में सेट ऑफ कर देंगे। और डीआरआर वो भी क्रिएट करेंगे हम सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल के लिए। तो 140 वो 10% होता है और वो ट्रांसफर कर देंगे जीआर में, क्योंकि अब उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हम नोट लिखेंगे कि भाई सिर्फ रिडम्पशन का एंट्री पूछा है, तो मैंने इंटरेस्ट का कंपोनेंट नहीं ध्यान में लिया यहाँ पे कि भाई ये जो अप्रैल से लेके 1 जून का इंटरेस्ट का क्या हुआ होगा, हम अज्यूम कर रहे हैं पे, क्योंकि पूछा नहीं है इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, या फिर हमको देना पड़ता है यहाँ पे। फिर अज्यूम दैट कंपनी इज अनलिस्टेड एंड डीआरआर एंड डीआरआई बोथ आर रिक्वायर्ड, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में डीआरआर मेंटेन नहीं होता है, राइट। तो ये अनलिस्टेड अज्यूम कर रहे हैं, ये नोट ना लिखो तो भी चलेगा अनलिस्टेड वाला। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में भी क्लियरली बोला है कि भाई इन लोगों ने डीआरआर एंड डीआरआई क्रिएट किया हुआ है, तो ये नोट फिर अपने सिर्फ रेफरेंस के लिए है। एंड डीआरआर एंड डीआरआई इज ओनली क्रिएटेड फॉर नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन, ये भी नोट लिखो तो ठीक है, वरना चलेगा, क्योंकि इट्स बाय डिफॉल्ट अज्यूम कि वो कॉन्सेप्ट ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक ठाक था फाउंडेशन के पूरे पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था, या फिर बहुत सारी चीजें इसमें आई कि भाई क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक है, इट्स जस्ट अ क्लैरिकल मिस्टेक। तो जब भी ऐसा कुछ होता है इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, और ये इतना कुछ मैटर भी नहीं करता टेक्निकली। अर्पित लिमिटेड विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपीज डिवाइड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो मतलब ऑथोराइज 2 लाख रुपीज 2 लाख शेयर्स का है, ठीक है। ऑन 1 जून 23 इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर issuing 3 lakh equity shares at a premium of 5 per share and the amount was payable as follows. Okay. अब ये बोला है कि भाई हमने इनवाइट किया एप्लीकेशन, जब ऑथोराइज ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये एक मिस्टेक है, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ मिस्टेक, बट पूरा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैटर ही नहीं करता है, तो इसका कुछ इश्यू करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप चाहो तो एक नोट लिख दो कि भाई आई हैव कंसिडर्ड 3 लाख इक्विटी शेयर्स। 2 लाख करके पूरा क्वेश्चन करना फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट एडवाइजेबल। क्यों? क्योंकि आप अज्यूम करो कि नहीं 3 लाख इन्वाइट कर दिया है बट ऑथोराइज 2 लाख था, तो हम 2 लाख से कर रहे हैं क्वेश्चन। आई डोंट एडवाइज दैट, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होगा ये मान के चलना ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपने 3 लाख शेयर्स का क्या इन्विटेशन दिया हुआ है, राइट। तो ये इश्यू तो है ही है, तो यही मिस्टेक होगा, ये मानना चाहिए। दैट इज मोर अप्रोप्रिएट एंड एडवाइजेबल। आई डोंट एडवाइज कि 2 लाख शेयर ही इश्यू किए होंगे, ये मान के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। बट फिर भी आपने किया हो उसमें नोट लिखना ज्यादा बेहतर है, अगर आप सेफर साइड में जाना चाहें, या फिर 3 लाख से करेंगे तो उसका भी शायद जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब एप्लीकेशन पे 2 अलॉटमेंट होगा 1 जुलाई पे 7 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब यहाँ पे 2+5 का कॉन्सेप्ट चलेगा। 5 है आपका ये प्रीमियम। फर्स्ट कॉल 1 नवंबर को जाएगा एंड फाइनल कॉल 1 जनवरी को 3/3। ऑल शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई प्रोरेटा का चक्कर नहीं है। मिस्टर नरेश हु हेल्ड 20,000 शेयर्स पेड द होल अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी। अब हुआ क्या कि भाई मिस्टर नरेश ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तब उसने 2 रुपीज दिया। फिर उसको पता चला कि मुझे 20,000 मिल चुका है, और हमने बोला कि भाई 7 रुपीज दो, तो ये ड्यू हुआ है, उसने दे भी दिया। और बोला कि सर 20,000 का लगे हाथ मुझे 60,000 फर्स्ट कॉल का देना है और फाइनल कॉल का 60 देना है, ये आप रखो, ठीक है, अभी से, ठीक है। आगे कोई पंगा चाहिए ही नहीं, पैसा है अपने पास बहुत, ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडवांस हो जाएगा, ठीक है। फाइनल कॉल मतलब इसकी बात हो रही है, वॉज फुल्ली पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर हैविंग 5,000 शेयर। यहाँ पे किसने डिफॉल्ट किया उसका नाम नहीं दे रहे हैं लोग। हु पेड हिज ड्यू, मतलब फर्क भी नहीं पड़ता इतना कि नाम क्या है उससे। ऑन 1 मार्च, अब ये ड्यू हुआ था 1 जनवरी, हमने उनसे मांगा था 1 जनवरी को, सबका पैसा आ गया है। बट ये भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई हम 5,000 शेयर जो होल्ड कर रहे हैं हम 1 जनवरी को नहीं दे रहे हैं, हम देंगे 1 मार्च को, मतलब 2 महीने के बाद, आफ्टर 2 मंथ्स अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन 10%। बोला कि आप ले लो, इंटरेस्ट ले लो। तो 3 into 5,000 15,000 रुपए 10% फॉर 2 मंथ्स हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट 12% ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर नरेश ऑन 1 जनवरी। ओके, तो एंट्री देना है विथ नरेशन फॉर योर रेफरेंस। मैंने जो एंट्री लिखा है यहाँ पे उसमें नरेशन नहीं दिया है, राइट, बिकॉज इट्स क्वाइट इजी, वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन इट, राइट। नरेशन लाइक वी हैव एंट्री पास फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन एक्सेट्रा वी कैन गिव। सो फर्स्ट हमको 3 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन मिला,
तो उसमें हमको कितना पैसा मिलेगा, 2 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपीज। तो ये एप्लीकेशन कब मिला था भाई, 1 जून को। तो एंट्री होगा बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये होगा 1 जुलाई को। क्योंकि अलॉटमेंट जब होगा तब हमको पता चलेगा कि कितना हमको एडजस्ट करना है, बट पूरा का पूरा पैसा एडजस्ट कर दिया। अब वही दिन पे अलॉटमेंट ड्यू होगा, कितने शेयर, पूरा 3 लाख शेयर के ऊपर। सो 3 लाख इंटू 7 रुपीज 21 लाख टू कैपिटल 2 रुपए। सो 2 रुपीज कैपिटल 6 लाख एंड 5 लाख रुपीज प्रीमियम 15 लाख। अब जब ये 21 लाख ड्यू होता है, कितना पैसा मिलेगा आपको भाई साहब, ये 21 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। और नरेश बाबू कितना पैसा दिया एक्स्ट्रा, 3 + 3 6 रुपीज ही गेव एक्स्ट्रा ऑन 20,000। सो 20,000 इंटू 6 मतलब ये 120 एक्स्ट्रा मिला, और ये 21 मतलब 2260। सो 2220 इसमें से इक्विटी अलॉटमेंट ये यहाँ पे सेट हो गया। अब आप चाहो तो इसको कॉल्स इन एडवांस ले सकते हो, बट मैं जनरली इसको रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट में लेके जाता हूं। आई डू नॉट गो विथ कॉल्स इन एडवांस ट्रीटमेंट। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे जाएगा 60 और फाइनल कॉल पे 60। अब फर्स्ट कॉल जो है वो ड्यू हो रहा है 1 नवंबर को, ठीक है। कितने पे ड्यू होगा भाई, पूरे 3 लाख के ऊपर ड्यू होगा, 3 रुपए के हिसाब से। 3 लाख इंटू 3 9 लाख। पैसा पूरा 3 लाख मिलेगा नहीं, नरेश बापू तो ऑलरेडी एडवांस में दिया है 60,000। और कोई ऐसा बंदा है जो नहीं दिया, नहीं नहीं, फर्स्ट कॉल पे कोई आनाकानी नहीं। तो 8,40,000 मिला हमको, राइट। बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कब मिल रहा है वो डेट नहीं दिया हमको, ड्यू का ही डेट पता है। अब 24 में फाइनल कॉल ड्यू होगा 3 रुपए के हिसाब से, किस पे, सब शेयर के ऊपर। सो 3 लाख इंटू 3 बैंक इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू कैपिटल। अब पैसा कितना मिलेगा देखो, 9 लाख रुपीज में से नरेश बाबू अच्छे इंसान है, 60,000 ही ऑलरेडी पेड एडवांस। बट एक और इंसान है जो बोला कि भाई अभी तो पैसा नहीं है, कितने शेयर के ऊपर, 5,000 इंटू 3 मतलब 60,000 वी विल नॉट गेट बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिसीव्ड, एंड 3 रुपीज आई विल नॉट गेट बिकॉज इट इज येट टू बी रिसीव्ड अर्लियर। सो 5,000 इंटू 3 15 एंड दिस 60 75 नहीं मिला, मतलब 825 मिल गया। अगेन आई डू नॉट ओपन कॉल्स इन अर्लियर्स अकाउंट एज वेल, राइट। वो हम क्या करते हैं, एडजस्ट करेंगे रिस्पेक्टिव कॉल्स में, दैट इज ऑल्सो वन एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट। अब हमें 1 जनवरी को ही बोला गया है कि हमने नरेश भैया को इंटरेस्ट दे दिया। किस पे इंटरेस्ट देंगे हम, तो भाई हमें 1 जुलाई को ये 60,000 रुपीज एडवांस मिल चुका है, किसका, फर्स्ट कॉल का, जो 1 नवंबर को ड्यू है। मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये हमें 4 मंथ्स एडवांस में मिला है 12% के हिसाब से, हमको इस पे इंटरेस्ट देना है। बट यही तारीख को हमें और 60,000 मिल गया है जो ड्यू था 1 जनवरी को। मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हमको मिला है 6 मंथ्स इन एडवांस, ठीक है। तो उसका यहाँ पे रिस्पेक्टिव आएगा 60,000 12% 4 मंथ, उसका इंटरेस्ट आएगा 2,400, और 60,000 12% 6 मंथ्स 3,600, टोटल आएगा 6,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, अगर हमने किसी का पैसा एडवांस लिया है तो वो हमारा एक्सपेंस है, जी हाँ। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन वो हमारा एक्सपेंस हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू शेयर होल्डर एंड सेम डे शेयर होल्डर टू बैंक। अब 1 मार्च को ये भाई साहब आए कि बोले गलती हो गया हमसे और हमने डिफॉल्ट किया, हम दे नहीं पाए थे 15,000 रुपए वो फाइनल कॉल के, अब ले लो। अब हम बोला कि भाई ऐसे नहीं लेंगे, वी विल टेक इट विथ इंटरेस्ट एट 10%। सो 15,000 10% एंड विल टेक 2 मंथ्स इंटरेस्ट। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो शेयर होल्डर टू कॉल्स इन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अर्लियर्स, बिकॉज ये हमको पैसा मिलना चाहिए, राइट। एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। अब यहाँ पे एक्चुअली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर एंड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि कॉल का भी पैसा मिला है, तो दिस अमाउंट शुड बी 15,250। ओके, तो ये हमने पे कर दिया, इंटरेस्ट ड्यू हुआ और इंटरेस्ट हमने लिया विथ फाइनल कॉल। तो ये फाइनल कॉल यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा आपको, तो एंट्री आएगा 15,250 का। और क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इजी था, इसमें कुछ है ही नहीं, एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो नो नीड टू डिस्कस। सो आई होप आपका ये पेपर अच्छा रहा होगा। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी आंसर हमने दिए हैं इट इज अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग एंड माई ओपिनियन कि ये आंसर शायद आने चाहिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।